एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर हो जाएंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें पता लगेंगी कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे उनको आपको अप्लाई करना होता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आप बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन से पूरे पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और कैसे अप्रोच करते हैं हमें क्वेश्चन को वो समझेंगे। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे अब हमें अप्रोच कैसे किया जाना चाहिए क्वेश्चन को वो पता होना चाहिए, और कैसे कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं जो अप्लाई किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। तो छोटी सी वीडियो आपके लिए होने वाली है ये, बट इससे बहुत सारे कंसेप्ट आप नए सीखने वाले हो एंड अच्छे से उनको समझ के आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आयुषी आपके लिए एक वीडियो आज लेके आ गई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा। ज्यादा बड़ी नहीं है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। मेरा ये टाइम टेबल है, ये शेड्यूल है, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे डेली। इस टाइम टेबल पे हमारी क्लासेस रहती हैं। एंड अगर आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाते हैं, पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ रिवीजन सीरीज में, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मैथ्स और डीआई पेपर 1 में करवाती हूँ, पेपर 2 कॉमर्स लेती हूँ। तो आप लोग बाय कर सकते हैं, कोर्सेज एनरोलमेंट ले सकते हैं। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली के उपलक्ष्य में 10 से 14 नवंबर तक आपके लिए जेआरएफ अड्डा की तरफ से 20% का फ्लैट डिस्काउंट है जो दिया जा रहा है सभी के सभी कोर्सेज एंड सभी के सभी टेस्ट सीरीज पे। तो अगर आप नेट के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो और कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो आप सभी कोर्सेज पे 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कोड यूज करना है आपको D20। एंड कुछ भी अगर आपको पूछना है आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी हेल्प कर दी जाएगी। जेआरएफ अड्डा पे टेस्ट सीरीज है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की आप बाय कर सकते हैं। 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी हर एक क्वेश्चन की, और रियल टाइम इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। केवल पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं पेपर 1 ले सकते हैं, केवल पेपर 2 लेना चाहते हो तो केवल पेपर 2 भी ले सकते हो। क्योंकि काफी बच्चों को रहता है कि पेपर 1 तो हमें मिल जाता है और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सफिशिएंट है, बट पेपर 2 में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी होती है। तो आपके लिए पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज आ चुकी है। 31 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 999 इसका प्राइस है और इस पे आपको 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेट की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है। एनरोलमेंट कैसे लेना है, वेबसाइट पे जाओगे, कोर्सेज सेक्शन में जाके टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो आपको जो भी टेस्ट सीरीज बाय करनी है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हो। केवल पेपर 2 या केवल पेपर 1 भी आप ले सकते हैं। डिफरेंट 10 पेपर 2 में हम डील करते हैं, ये पेपर 2 भी आपको मिल जाएंगे पेपर 1 के साथ साथ। अगर आपका पेपर 2 इनमें से कुछ है तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हैं। कैप्सूल कोर्स लॉन्च हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। तो पेपर 1 के लिए भी फीस आपके पास है 999, इस पे 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड पेपर 2 के लिए भी आपको 20% डिस्काउंट के साथ ये प्राइस पे आपको कैप्सूल कोर्स में एनरोलमेंट मिल सकती है। तो आप अगर लेना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं लास्ट में तो कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग तरीके से हम यहाँ पे रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, जून 2024 को टारगेट कर रहे हो तो आप अगर अब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के लिए आपकी वैलिडिटी रहती है। तो आपको यहाँ पे जो भी नए बैचेस हमारे स्टार्ट होंगे जून के लिए भी वहां पे भी एनरोलमेंट मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे, उन कोर्सेज को आप परचेज करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ज्यादा अमेजिंग आपके लिए ऑफर हो सकता है। 20% डिस्काउंट है, केवल पेपर 2 के लिए लेना है या केवल पेपर 1 के लिए लेना है, सारी ऑफरिंग्स आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फटाफट से लिंक को शेयर कर दो सभी के साथ जो भी एस्पिरेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और देना चाहते हैं कॉमर्स एग्जामिनेशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एम्पेरिकल जनरलाइजेशन रिलेटिंग टू जीडीपी ग्रोथ एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्वेश्चन किस यूनिट से है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 3 है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स, उससे ये क्वेश्चन बनता है, जहां पे हम पढ़ते हुए चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, बट हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपके पास क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज्यादा रोल रहता है, बट क्वेश्चन आया है तो हमें इसे समझना पड़ेगा और फर्दर भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लो है या कौन सा ऐसा इंडेक्स है, कर्व है, जो ये बताता है कि आप जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होती है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जीडीपी चेंज होती है उसका क्या इफेक्ट रहता है अनएम्प्लॉयमेंट के चेंज होने से। तो हमें ये जो बताया गया था ये बताया गया है ओकुन्स लॉ के थ्रू।
ठीक है, ओकुन्स लॉ क्या है अब ये समझते हैं, और बाकी जो 3 अदर ऑप्शंस हैं उनको भी समझते हुए चलेंगे। तो देखिए ओकुन्स लॉ क्या है, ये इंपेरिकली ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप है। इंपेरिकली ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप मतलब कि मैथमेटिकली इसे डिस्क्राइब किया जाता है ओवर द ईयर्स। हमने इसको क्या है पैटर्न में देखा है कि किस तरीके से जैसे जैसे आपकी जीडीपी चेंज होती है कैसे उसी तरीके से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे कैसे फर्क पड़ता है। तो ये रिलेशनशिप ओकुन्स ने दिया है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि अगर आप 1% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जीडीपी में 2% का गिरावट आई है, 2% की गिरावट आई है। तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जहां पे इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, दे टेंड टू होन इन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, वो क्या है आउटपुट और जॉब्स, जब हम बात कर रहे हैं जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इसमें क्या है, इन 2 फैक्टर्स में ये जो 2 एलिमेंट है आउटपुट और जॉब्स, इनमें क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ती है तो वैसे वैसे आपके पास जॉब्स आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा आपका जीडीपी होगा उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी और उतने ज्यादा लोग क्या होंगे एम्प्लॉयमेंट में होंगे, उनके पास जॉब्स होंगी। बट अगर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री की जो जीडीपी है वो भी गिर रही है। तो ये लॉ दिया था ओकुन्स ने, तो इसी को ओकुन्स लॉ बोला जाता है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है। इन्होंने रिलेशनशिप दिया था कि कैसे जीडीपी से हम अनएम्प्लॉयमेंट का पता लगा रहे हैं, ठीक है। कैसे, जब एक अपने नेचुरल रेट से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कुछ ना कुछ रेट तो है, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, बट हम मान के चलते हैं कि ओवर द इयर्स इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बट अचानक से अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है तो इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे जाएगा कि आपकी जो जीडीपी है वो क्या है घट गई है। और परसेंटेज क्या है 2% और 1%। अगर आपको जीडीपी अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 1% से बढ़ती है तो जीडीपी आपकी 2% से कम होती है। ये रिलेशन इन्होंने स्टेब्लिश किया था। चलिए ये इसका फॉर्मूला है। इनकेस आपको ये समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना इनडेप्थ हम नहीं जाएंगे, हमारे पेपर में इतना इनडेप्थ नहीं पूछा जाता। बेसिकली जिनका पेपर टू इकोनॉमिक्स है वहां से इतना इनडेप्थ में पूछा जाता है, बट आपको एक बार दिखाने के लिए मैं फॉर्मूला लेके आई हूँ कि एटलीस्ट अगर पेपर में आ जाए मैच द कॉलम में तो आप समझ सको कि ये ओकुन्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। ये पोटेंशियल जीडीपी, एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट है, और जो नेचुरल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, उन फैक्टर्स में डील करता है, ठीक है। फिर देखा जाता है कि कितना नेचुरल रेट से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और किस रेट से हमारी फिर जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। चलिए अब समझ लेते हैं बाकी के जो 3 ऑप्शन है। बाकी के 3 ऑप्शन में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, पेरेटो एनालिसिस जिसे बोलते हैं। तो ये जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको नाम दिया गया आफ्टर इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो। इसका आपको नाम पता होना चाहिए कि किसके नेम से ये हमें दिया गया है, ठीक है। विल्फ्रेडो पेरेटो जी ने ये दिया था। इसमें क्या चीज उन्होंने बताई थी, 80-20 रूल। दिस इज इंपॉर्टेंट। 80-20 रूल उन्होंने समझाया। इसका क्या मतलब है कि आपके जो कंसिक्वेंसेज है, 80% जो कंसिक्वेंसेज है वो आपके 20% कॉजेज से होते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग इन्होंने बात की थी कि इटली में क्या था, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बहुत अनइक्वल थी, ठीक है। जो रिचेस्ट लोग थे वो क्या थे, 80% रिचेस्ट लोग थे, बट जो वो थे मतलब जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी वजह से क्या था 80% कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे थे, गरीबी इतनी ज्यादा फैल रही थी, ठीक है। 20% गरीब लोग होने की वजह से 80% तक हमारी क्या थी वहां पे, जो इटली कंट्री थी वहां पे, उस कंट्री में 80% कॉन्सिक्वेंसेज उन 20% लोगों की वजह से हो रहे थे। तो ये रूल को डिस्क्राइब करते हुए, इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, ठीक है। इन्होंने ये चीज बोली थी कि 80% कॉन्सिक्वेंसेज कम फ्रॉम 20% कॉजेज, ठीक है। ये इम्बैलेंस था किसमें, लैंड ओनरशिप में इटली में, ठीक है। तो इन्होंने उस चीज को एग्जाम्पल देते हुए ये पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें दिया था, ठीक है। ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि जब आपके पास क्या है, जब हम जैसे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम बोलते हैं ना कि 30% ऑफ योर सिलेबस कवर 70% ऑफ योर एग्जामिनेशन, कि जितना आप 30% सिलेबस करोगे ना उसमें से ही आपका एग्जाम 70% बन जाता है। तो ये क्या चीज है, ये वही डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है कि आप टोटल 100% पे फोकस मत करो, वो आप उस पर फोकस करो जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, उस 30% पे फोकस करो जहां से 70% आपका एग्जामिनेशन बनने वाला है। वैसे ही वो चीज है कि 20-80-20 रूल है कि आपके जो 20% कॉजेज होंगे उससे आपके 80% कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया है। चलिए फिर थर्ड देख लेते हैं, मिजरी इंडेक्स क्या होता है। मिजरी इंडेक्स क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। किसने क्रिएट किया था, आर्थर ओकन ने ही दिया था इसको भी। ये इंडेक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि कैसे
एक एवरेज सिटीजन है वो इकोनॉमिकली कैसे कैलकुलेट करता है, एडजस्ट करता है अपनी अनएम्प्लॉयमेंट। हमें ना अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का रिलेशन भी दिया था ओकुन्स ने, वो ओकुन लॉ था जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। बट यहाँ पे मिजरी इंडेक्स में क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एडजस्ट किया जाता है एनुअल रेट के बिहाफ पे, एनुअल इन्फ्लेशन रेट के बिहाफ पे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को एडजस्ट किया जाता है। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मिजरी इंडेक्स इज इक्वल्स टू सीजनली एडजस्टेड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस एनुअल इन्फ्लेशन रेट। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट में डिफरेंट रिलेशनशिप किसने दिया था, तो वो मिजरी इंडेक्स हमें बताता है। फोर्थ वन इज द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या है? फिलिप्स कर्व बताता है कि जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और जितनी कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी। ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था फिलिप्स कर्व में। ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या था, एक कंसेप्ट था जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो 20th सेंचुरी में उसको गाइड करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो अंडरस्टैंड जब हम करते हैं फिलिप्स कर्व को, इसका मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है और वर्कर की एक्सपेक्टेशंस है वो उसमें रिलेशन बताते हैं कि कंज्यूमर और वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन क्या शो करती है, ये शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि ये चीज क्या होगी, ये लॉन्ग रन में नहीं चलती है, शॉर्ट रन में चलती है। ठीक है, जहां पे आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा होने से आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्या होती है, कम होती है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। हायर इन्फ्लेशन हायर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे जो हमें समझने जरूरी थे। अब अगर आपसे फिलिप कर्व के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है या मिजरी इंडेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, अब आप उसको क्रैक कर पाएंगे क्योंकि हमने समझ लिया है कि मिजरी इंडेक्स, फिलिप्स कर्व और ये पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके रिगार्डिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 among the following provides for the appointment of first auditor by the board of directors within 1 month of the date of registration of the company? This is again an important question, important topic। ये important क्यों है, ये आप पढ़ते हैं ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो आपकी सेकंड यूनिट है वहां से ये क्वेश्चन बना है। इसमें आपको ये देखना होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एक टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, दैट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि कब अपॉइंटमेंट की जाती है ऑडिटर की, फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब कब अपॉइंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स कब अपॉइंट करते हैं, इन केस वो नहीं अपॉइंट करते तो उस केस में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो किस तरीके से अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। तो ये सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए और इनके रिस्पेक्टिव सेक्शंस जो हैं वो मेन है, आपको वो सेक्शंस पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपसे सेक्शन ही पूछा गया कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का वो कौन सा सेक्शन है जहां पे आपको बताया गया कि फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो सेक्शन आपको बताना है, तो चलिए ट्राई करेंगे और इसको आंसर करेंगे। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 139, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। इस सेक्शन के तहत हमें बताया गया है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, फर्स्ट ऑडिटर को 30 दिन के अंदर अंदर, जब कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है कंपनी की तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर है जो अपॉइंट करने होते हैं और वो 30 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। अब ये चीज तो हमने सीख ली, अब हमें जानना जरूरी है कि डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कंपनीज एक्ट के, वो किस किस चीज के लिए है। तो देखिए सेक्शन 139 इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। यहाँ पे अपॉइंटमेंट बाय कैग भी आ सकता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सभी को कवर करेगा। फिर उसके बाद है सेक्शन 140 जिसमें हम पढ़ते हैं रिमूवल, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। देन इज सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन बताता है जो ऑडिटर की। सेक्शन 142 बताता है कि आपको कितना रेम्यूनरेशन देना है ऑडिटर को। 143 में बात होती है पावर्स एंड ड्यूटीज की ऑडिटर के रिगार्डिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। सेक्शन 144 में ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो ऑडिटर है उसको क्या क्या सर्विसेज हैं वो नहीं लेनी है। 145 में बताया गया है कि उसको ऑडिट रिपोर्ट को कैसे साइन करना है। 146 में बताया गया है कि जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है ऑडिटर, क्या क्या उसकी प्रोविजंस हैं, किस किस टाइम पे वो कौन सी मीटिंग्स हैं जो अटेंड कर सकते हैं। फिर 147 में पनिशमेंट बताई गई है फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई ऑडिटर कुछ कॉन्ट्रावीन करते हैं विद इन द कंपनी तो उनको पनिशमेंट होगी, तो वो 147 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 148 में बताया गया है कि आपको स्पेसिफाई करना है ऑडिट ऑफ द आइटम्स की कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको कॉस्ट ऑडिट के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि कॉस्ट ऑडिट आपको किस तरीके से करना है। सीजी स्पेसिफाई करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि किस वे में आपको कॉस्ट ऑडिट करना है।
तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अब 139 सेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो आने वाले टाइम में फर्दर सेक्शंस में से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो आपको इन सेक्शंस को याद कर लेना है। आई होप आप इसको याद कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की। सेक्शन 139 है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर और सब्सीक्वेंट ऑडिटर। आपके पास क्या होता है कि आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, और फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर में दो केस बनते हैं फर्दर। फर्स्ट वन इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, या आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है या फिर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होगी ना। तो अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में सेक्शन होता है हमारे पास 139 सबसेक्शन 6। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, अपॉइंटमेंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। यहीं से मेरा क्वेश्चन बना था। कब करते हैं? विद इन 30 डेज फ्रॉम DOR। अब ये DOR क्या है? डेट ऑफ रेजोल्यूशन, कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। इन केस ऑफ फेलियर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते अपॉइंट, तो कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे। किसमें? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में विद इन 90 डेज। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑडिटर होगा वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द कंसेशन ऑफ द फर्स्ट AGM। जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती तब तक वो ऑडिटर अपॉइंट रहते हैं। सेकंड केस, जब गवर्नमेंट कंपनी होती है तो उस केस में सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट की जाती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के थ्रू। आपका ये होमवर्क है, आप मुझे ये बताएंगे कि एट प्रेजेंट इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, तो वो कब करते हैं अपॉइंट? जब गवर्नमेंट कंपनी का केस हो, उस केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करते हैं। किसको? फर्स्ट ऑडिटर को। कितने टाइम पीरियड में? विद इन 60 डेज। ये चीज आपको याद रखनी है। और कब से लेने हैं ये 16 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। इन केस ऑफ फेलियर, अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फेल हो जाते हैं फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो उसमें क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर अगले 30 दिन में उसको क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो जाते हैं तो फिर विद इन 60 डेज अगेन जो मेंबर्स होंगे कंपनी के, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे और 60 डेज के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर को क्या है? अपॉइंट कर लेंगे। और ये जो फर्स्ट ऑडिटर होगा, गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होगा, वो कब तक होल्ड करेगा ऑफिस? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। तो फर्स्ट AGM तक ही वो क्या करेंगे? अपना जो ऑफिस है वो होल्ड करेंगे। फिर बात आती है सब्सीक्वेंट ऑडिटर की। सब्सीक्वेंट ऑडिटर मींस फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर्स होंगे उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। फिर अगेन दो केस आते हैं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में आता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है बाय द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे मेंबर्स। और जो वो सब्सीक्वेंट ऑडिटर होगा वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? फ्रॉम फर्स्ट AGM टू 6th AGM। ठीक है, फर्स्ट AGM से 6th AGM तक, मतलब 5 इयर्स के लिए। और कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी इनको क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। फिर सेकंड केस है हमारा, अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो उस केस में सब्सीक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? ये आता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत। तो अपॉइंटमेंट की जाती है बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कितने दिनों के अंदर अंदर? 180 डेज के अंदर अंदर, जब से वो ईयर क्या है? स्टार्ट हुआ है। जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस ईयर से 180 डेज के अंदर अंदर आपको सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। और वो जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर होंगे वो कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। जब वो जो जिस टाइम पे आपने उसको क्या किया है? अपॉइंट किया है, उसके बाद जब AGM होगी उस टाइम पीरियड तक आपका जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर होगा वो ऑफिस होल्ड करेंगे। तो ये था आज की क्लास में। आई होप आपको 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और इन 2 क्वेश्चन से जो डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये चीज समझ आ गई है कि किस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, किस तरीके से आपको भी पढ़ना है। तो कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे टाइप्स ऑफ कोस्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोस्टिंग हमारे पास आता है। ठीक है, मार्जिनल कोस्टिंग, ABC कोस्टिंग, टारगेट कोस्टिंग और प्रोसेस कोस्टिंग। काफी तरह की कोस्टिंग हम जो पढ़ते हैं। कुछ कोस्टिंग के मेथड्स होते हैं जो हम क्या करते हैं? बीच में लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से भी हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो हमें कोई भी टाइप्स ऑफ कोस्टिंग को छोड़ के नहीं जाना है। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है उस टाइप ऑफ कोस्टिंग का। तो आज इसी के जरिए आपको सिखाने की कोशिश करूंगी कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कोस्टिंग है उनको हमें कैसे पढ़ना है। मैच द कॉलम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को लेंथी बनाया जाता है। एक कोस्टिंग ना पूछ के आपसे 4 तरह की कोस्टिंग यहाँ पे पूछी गई है और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आपको अगर इसका मीनिंग भी पता होगा तो वो भी आपको हेल्प करेगा आपका क्वेश्चन है जो सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मार्जिनल कोस्टिंग, ABC कोस्टिंग, टारगेट कोस्टिंग और प्रोसेस कोस्टिंग। आपको 4 तरह की कोस्टिंग दी हुई है और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको ये क्वेश्चन को मैच करना है। चलिए ट्राई कीजिए मैच करने की। वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। जो भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी
है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, हमें क्या पता है मार्जिनल कॉस्टिंग, मैंने आपको डिटेल क्लासेस में भी करवाया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कि ऐसी कॉस्टिंग जब हम एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तब जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एन एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। दिस इज द कीवर्ड 1 यूनिट। हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, अगर हम अपनी प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट होता है, वो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है। फिर उसके बाद देखिए एबीसी कॉस्टिंग। अब ये एबीसी कॉस्टिंग क्या है, एबीसी कॉस्टिंग में दो चीजें आती है, एक होती है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग और एक एबीसी एनालिसिस भी होता है, जो हम लेवल सेट करते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उनमें से एक टेक्निक एबीसी भी आती है। तो कभी भी इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इनसे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कि एबीसी कोस्टिंग और एबीसी एनालिसिस सेम है। नो, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। एबीसी कोस्टिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एबीसी कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग सिस्टम इन विच कॉस्ट बीइंग विद द ट्रेसिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड देन टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। कि जब हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसमें देखा जाता है कि क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है और उन एक्टिविटी के बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं अपने ओवरहेड्स को। थर्ड देखिए टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग क्या है, ये एक ऐसी तरह की कॉस्टिंग है जहां पे आप क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट सेट कर लेते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है। आपको कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हो उससे पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट है जो अर्न करना है। तो मार्केट से आपको सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्रॉफिट आप डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह की कॉस्टिंग में आप ट्राई करते हैं कि आप इतने लेवल, इतने कॉस्ट का प्रोडक्ट बनाएं कि आपका इतना डिजायर्ड प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट आप अपनी कॉस्ट सेट करते हैं कि कितनी कॉस्ट में मुझे ये प्रोडक्ट है जो बनाना पड़ेगा। तो ये कैसी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिटरमाइन प्रोडक्ट्स फीचर, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट डिजाइन दैट हेल्प्स इंश्योर अ कंपनी टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट्स। तो इसमें क्या होगा, कंपनी रीजनेबल प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेगी, अगर उसे पता होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, क्या कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बनेगा, क्या डिजाइन होना चाहिए ताकि एक्सेप्टेबल हो। तो टारगेट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आपको रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। देन देखिए डी पॉइंट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, ये कब यूज की जाती है, जब हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं बट एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें एक से ज्यादा एक्टिविटी करनी है, एक से ज्यादा प्रोसेस करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स को जब फॉलो किया जाता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। जहां पे एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है और कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑयल रिफाइनरी वगैरह वाले जो लोग हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, क्योंकि अब जब आप ऑयल रिफाइन करते हो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हो। शुगर केन से जब आप शुगर बनाते हो तब डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो वहां पे कैसे कॉस्टिंग की जाती है, प्रोसेस वाइज देखा जाता है कि फर्स्ट प्रोसेस में हमने कितना इनपुट डाला और कितना हमें आउटपुट मिला, सेकंड प्रोसेस से कितना आउटपुट मिला, थर्ड प्रोसेस से जब गुजरा वो प्रोडक्ट कितना आउटपुट मिला। तो नंबर ऑफ सीरीज होती है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, स्टेप्स ऑफ सीरीज होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है, प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, और फिर आपके पास क्या आता है, आपके पास कॉस्ट निकल के आती है कि फाइनली इतना इनपुट मैंने डाला था, उससे मेरा इतना आउटपुट बनाया, उसके बेसिस पे आप कॉस्ट है जो डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट की। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, मैंने जो लिखा है वही मैंने आपको समझा दिया है। आप इसकी रीडिंग लगा सकते हैं, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से ही, तो डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, और ये सारी चीजें मैंने लिख दी है कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो आज हमने सीख रहे हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैं लेके आई हूँ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स और उनके डिस्क्रिप्शन से। देख सकते हैं आप मैच द कॉलम में कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पेपर लेंदी होने की वजह ही क्या है कि आपसे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन और मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पे भी इन क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन क्वेश्चन को करना, सोल्व करना प्रेफर करें कैसे आप इन क्वेश्चन को करने के लिए आप कम से कम टाइम लगा सकते हैं। देखिए जो मैच द कॉलम होंगे वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि सिर्फ आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे और चारों के आंसर आपको आने चाहिए। नो, एलिमिनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करता है। एलिमिनेशन कैसे काम करता है, आप एक कोई भी चीज को पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है हमारे पास, मुझे इनमें से फॉर एग्जाम्पल किसी का नहीं पता, मुझे सिर्फ प्रिजनर डायलेमा का पता है कि प्रिजनर डायलेमा क्या होता है, तो उसके बेसिस पे मैं ट्राई करूंगी कि मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे बन जाए। जैसे डी का प्रिजनर डायलेमा है, तो मैं यहाँ पे देखूंगी इसका मतलब क्या होता है। प्रिजनर डायलेमा का मतलब मुझे पता है कि आप इस सिचुएशन में होते हो
जीरो सम गेम इसे बोला जाता है कि आप उस सिचुएशन में हो, आप कलेक्टिवली अगर कुछ काम करोगे तो आप बेहतर कर सकते हो, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप कलेक्टिवली काम नहीं कर पाते। और अगर आप इंडिविजुअली काम करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है, आपको नुकसान होता है। तो दिस इज माई प्रिजनर्स डिलेमा। डिलेमा क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जहां आप कुछ करना तो चाहते हो बट कर नहीं पाते हो, ठीक है, बहुत घोर दोनों तरफ क्या है, नुकसान है। तो वो चीज होती है डिलेमा की सिचुएशन कि क्या हम डिसीजन ले, एक को चूज किया दूसरे को नुकसान होगा, दूसरे को चूज किया पहले में नुकसान होगा, ठीक है, ये है डिलेमा। तो मुझे ये पता है कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें क्या करना होता है, हमें ये, अगर हम मिलके काम करें तो हम अच्छा कर सकते हैं, बट अगर मैं अकेले काम करूं तो मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है कि फर्स्ट जो डी है उसका वन से आंसर बन सकता है। तो मैं देखती हूँ, मुझे डी का ये पता है कि वन होगा इसका आंसर, तो क्या मैच कर सकती हूँ? बिल्कुल मैच कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ऑप्शन मुझे पता होने की वजह से मैंने ये आंसर है जो करेक्ट कर लिया है। मुझे सिर्फ प्रिजनर्स डायलेमा का पता था, उसकी वजह से मैंने डी का वन यहाँ पे मार्क किया, तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले देखिए स्टेकलबर्ग मॉडल। स्टेकलबर्ग मॉडल है ये ओलिगोपोली मार्केट का मॉडल है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात इन्होंने की है। इन्होंने बोला है कि अगर आप फर्स्ट मूवर है, ठीक है, अगर आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हैं और आप सिर्फ इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने उस चीज को लॉन्च किया है या फिर जो वो चीज लेके आए हैं मार्केट में, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, आप मार्केट लीडर बनेंगे। मार्केट लीडर बनने की वजह से आप 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर है जो कैप्चर कर लेंगे। इन्होंने ये चीज बोली थी। और फिर जो आपके फॉलोअर्स होंगे, जो आपको देख के प्रोडक्ट को लेके आएंगे मार्केट में, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही मार्केट का शेयर ले पाएंगे। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात की है स्टेकलबर्ग जी ने। स्टेकलबर्ग मॉडल में ये चीज बताई गई है। तो ए का हो जाएगा 3। फिर देखिए सेकंड है नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या है? यहाँ पे ये सिचुएशन है, ये भी ओलिगोपोली में होती है। कॉर्नेट थे, उन्होंने ये इक्विलिब्रियम दिया है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने अपने कॉर्नेट मॉडल में बताया कि हमें क्या करना होता है, हमने आउटपुट को मैक्सिमाइज करके, आउटपुट को ज्यादा करते हैं टू मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। और उसमें क्या चीज होती है कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तो कर रहे हो, आउटपुट की हेल्प से कर रहे हो, बट आउटपुट कैसे डिसाइड की जाएगी? जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बेसिस पे आप आउटपुट डिसाइड करते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो डिफरेंट प्लेयर्स है, ओलिगोपोली में क्या है, स्मॉल होते हैं, मतलब कम होते हैं, लेस होते हैं, बट बिग फर्म्स होती हैं, ठीक है, बिग ब्रांड्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हर एक प्लेयर क्या करता है, अपनी खुद की वो स्ट्रेटेजी चूज करता है। और किस पे बेस्ड होती है वो स्ट्रेटेजी? दूसरे पर्सन की स्ट्रेटेजी पे। इन्होंने यहाँ पे एक बात डिस्कस की थी कि आपको, आप क्या करते हो नैश इक्विलिब्रियम में, आपको पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। और जब आपका कॉम्पिटिटर पता है आपको क्या कर रहा है और आपका डिसीजन बनता है कि मैं इसकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूं, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं है। और जब आपको पता है आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और उस सिचुएशन में भी आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करते हैं, दैट इज अ सिचुएशन, वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप इक्विलिब्रियम में है, और उसे नैश इक्विलिब्रियम बोला गया। फिर देखिए थर्ड प्रिजनर डिलेमा हमने सीख लिया कि क्या होता है कि आप कोऑपरेट करके, इकट्ठा काम करके आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली जब आप काम करते हैं तो आप इतना अच्छा नहीं कर पाते, आपको कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं प्रिजनर डिलेमा में, देखिए क्या चीज होती है। यहाँ पे ये दिया किसने था? सबसे पहले दिया था मेरिल फ्लड एंड मेल्विन डेशर ने। किस ईयर में? 1950 में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला ये जीरो सम गेम पे बेस्ड होती है, जहां पे दो पार्टीज हैं, वो अगर आपस में काम करेंगी, मिलके काम करेंगी, तो उनको गेन होगा, बट वो ऐसा नहीं कर पाती ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो प्रिजनर डिलेमा इस पे बेस्ड होता है कि जब आप रैशनल चॉइसेस करते हो ना, तो आपके जो आउटकम्स आते हैं वो बैड आउटकम्स होते हैं। ये है आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिजनर्स डिलेमा के केसेस में बताइए क्या करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है यहाँ पे कि रैशनल चॉइसेस आर गुड आउटकम्स और रैशनल चॉइसेस कैन लीड टू बैड आउटकम्स। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। किसने दिया था मैच द कॉलम में, ये आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरिल फ्लड और मेल्विन डेशर ने दिया था, और फॉर्मलाइज किसने किया था? आल्बर्ट डब्ल्यू ट्रकर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में दिया था ये इंपॉर्टेंट है, जीरो सम गेम पे की फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसी के साथ साथ नैश इक्विलिब्रियम भी देख लेते हैं। नैश इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्ट्रेटेजी प्रोफाइल है। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में आपको पता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे भी आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो। अगर यहाँ पे आप अपना मतलब क्या है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हो दूसरे के बिहाफ पे, तो देन यू आर नॉट इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट जब आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते दूसरे की स्ट्रेटेजी को देखते हुए भी, तो वो सिचुएशन होती है कि आप क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज देखिए,
नैश इक्विलिब्रियम किसने किसके मतलब किसका इसमें योगदान है, किन्होंने नैश इक्विलिब्रियम दिया है, तो वो चीज यहाँ पे देखिए, जोस फेरबिश नैश जेआर, ये पर्सन है जिनके नाम पे ये रखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इनको जो एप्लीकेशन किसने दी थी इसकी, वो थे अगस्टिन कॉर्नेट, ठीक है, जिन्होंने ओलिगोपोली की थ्योरी दी थी। और वही थ्योरी में मैंने आपको बताया, जैसे कि इन्होंने ये इक्विलिब्रियम का बताया था कि आपको क्या करना होता है, आपको अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करना होता है और फिर उससे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज आप करते हो, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने कॉर्नेट ने इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी थी और इनका नाम रखा गया है जॉन फॉर्बस नैश के नाम पे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे आपसे मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताने हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, आप जब कैसे अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं जो परफॉर्म करते हैं। दो ब्रॉड कैटेगरीज में जिनको डिवाइड किया जाता है, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। उससे ये क्वेश्चन बना है, आपको उनके फॉर्मूलाज हैं उनसे आपको मैच करना है। तो काफी एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे हमें निकल के आया है, जो बन सकता है, जो बना है ऑलरेडी, और इससे काफी न्यू क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा इसका आंसर देने की। आपको फॉर्मूलाज को मैच करना है रिस्पेक्टिव टेस्ट के साथ। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास दिया गया है, जब आप समेशन करते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेते हैं, तो उसमें क्या चीज आती है। तो आपको पता है कि एफ टेस्ट जो मेरा टेस्ट है, वो टेस्ट के थ्रू मैं क्या करती हूँ, इसको मैच कर सकती हूँ। मुझे ये चीज पता है कि यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि आपका जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, आई एम रियली सॉरी मैंने एफ टेस्ट बोल दिया, जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वहां पे मैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को लेके चलती हूँ। सेकंड मेरा जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मेरा फॉर्मूला है क्रिस्कल वॉलिस टेस्ट का। एंड जो थर्ड फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है, जहां पे मैं पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का डिफरेंस लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एरर, दैट इज माय फॉर्मूला फॉर जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट का मैच हो जाएगा ए सी के साथ, तो सी का 1 हो जाएगा। एंड डी इज एस बिटवीन एंड एस विद इन। एस मीन्स सम ऑफ स्क्वायर। जब हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तब उसमें जब हम विद इन द ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप्स जब मैं एक चीज निकालती हूँ, जब सम ऑफ स्क्वायर निकालती हूँ, तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है अनोवा टेस्टिंग का। याद रखिएगा एफ टेस्ट और अनोवा टेस्ट को हम अलग अलग से भी पढ़ते हैं, बट एफ टेस्ट क्या है, एक अनोवा टेस्ट का ही एक प्रकार है, उसको भी हम लेके चलते हैं। डिटेल में हम ये कवर करते हुए चलते हैं अपने डिटेल कोर्सेज में, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपसे ये फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन जो पूछ लिया गया है, आगे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, दो तरह के मेरे पास टेस्ट हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के। और जहां पे मुझे डेटा, जो मुझे डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे यूज करना होता है कि मुझे पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करना होगा या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करना होगा। तो फर्स्ट वन यहाँ पे डेटा सेटअप दिया गया है कि अगर आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है और दो कैटेगरीज की बात की गई है और बिटवीन सब्जेक्ट्स आप यूज करते हैं, तो अगर आपको पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करना है तो आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करते हैं, और अगर आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करना है तो आप मैन विटनी यू टेस्ट का है जो यूज करते हैं। फिर सेकेंड सेटअप क्या है आपका, अगर एक वेरिएबल है और दो आपके पास कैटेगरीज हैं, बट वो कैटेगरीज क्या है, विद इन सब्जेक्ट्स हैं। याद रखिएगा बिटवीन सब्जेक्ट्स में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा, विद इन सब्जेक्ट्स में पेयर्ड टी टेस्ट लगेगा, और जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो पेयर्ड टी टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो लगेगा वो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट लगेगा। तो इन केस आपसे नेक्स्ट टाइम डाटा सेटअप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसरेबल होंगे उसके, अगर आपको ये चीज पता होगी। तो ये टेबल एक बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में आपके लिए पेश किया गया है, आप इसको याद करेंगे तो आपके क्वेश्चन है वो इजिली बन जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, जब एक वेरिएबल हो और उससे दो से ज्यादा कैटेगरीज हो, उस केस में क्या होता है, हमारे पास वन वे अनोवा है जो हम यूज करते हैं। और ये चीज याद रखिएगा, विद इन सब्जेक्ट्स और बिटवीन सब्जेक्ट्स का डिफरेंस हमेशा रहेगा। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अगर मैं यूज करना चाहूँ तो एक वेरिएबल और दो से ज्यादा कैटेगरीज में बिटवीन द सब्जेक्ट्स में क्रिस्कल वॉलिस टेस्ट है जो यूज करती हूँ। फिर उसके बाद है, एक वेरिएबल हो, दो से ज्यादा कैटेगरीज हो, बट विद इन सब्जेक्ट्स हो हमारी वो कैटेगरीज, तो आपका रिपीटेड मेजर्स अनोवा है जो यूज होता है, उसको आप एफ टेस्ट भी बोल सकते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के केस में आपका फ्रिडमैन टेस्ट, मूड्स मीडियन टेस्ट है जो यूज होगा। आपसे ये जो डिफरेंट आपके टेस्ट के नाम दिए गए हैं, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं। हमारे पास जो स्टैट्स में क्वेश्चंस बनते हैं रिसर्च मेथड्स में, वो इतने ज्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे। आपको पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में डिफरेंस पता होगा, और आपको पता होगा कि कितने कितने टाइप के पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, तो उस बेसिस पे आप इस टेबल के अकॉर्डिंग है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। अगर एक इसमें एक और चीज देखिए, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में अगर एक वेरिएबल हो, कोरिलेशन का टेस्ट करना हो, तो आपके पास
पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट जो होता है वो आप यूज करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में, और इन केस आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करना है तो आपको स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है वो लगाना पड़ता है अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ हमारे पास पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट थे जो डिफरेंट डिफरेंट गिवन कंडीशंस में हमें अप्लाई करने होते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं सब। उसके बाद देख लीजिए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट भी आपके लिए लगा दिया है। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ टेस्ट क्या यूज होगा, लेवल ऑफ मेजर क्या होगा, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कोरिलेशन कौन सा यूज होने वाला है, ये चीज आपको सीखनी है। तो अगर आपके पास 1 सैंपल होगा तो उस केस में क्या होगा, 2 सैंपल टेस्ट होगा तो क्या होगा, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 2 सैंपल्स होंगे तो क्या होगा, अगर मोर देन 2 सैंपल्स होंगे तो क्या होगा। तो देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट में जब मैं बात करूं तो हमेशा हमारे पास 4 स्केल्स होते हैं NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो अगर पैरामीट्रिक टेस्ट आप यूज करते हैं तो आपको इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल यूज करना होता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आप क्या करते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं। फर्दर इसमें भी बाइफर्केशन है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको कब नॉमिनल यूज करना है और कब ऑर्डिनल और रैंक वाला जो स्केल है वो यूज करना है, वो भी डिपेंड करता है। तो देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट में इंटरवल और रेशियो यूज होगा किसमें, जब एक सैंपल होगा तो आप Z टेस्ट का यूज करते हैं या फिर T टेस्ट का यूज करते हैं। जब आपके पास 2 सैंपल हो जाते हैं तो उस केस में आप इंडिपेंडेंट सैंपल T टेस्ट और पेयर्ड सैंपल T टेस्ट का यूज करते हैं। बट ये भी मैटर करेगा कि आपके जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अब इसका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो आपके 2 सैंपल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक का प्रभाव दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। एक में कुछ चेंज करोगे दूसरे में वो चेंज उसके रिस्पेक्ट में नहीं आएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होगा कि अगर एक चीज में आप चेंज करोगे तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे सैंपल डिपेंडेंट है। तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट 2 सैंपल के केस में मेरा इंडिपेंडेंट सैंपल T टेस्ट लगता है, बट डिपेंडेंट 2 सैंपल केस में मेरा पेयर्ड सैंपल T टेस्ट लगता है अगर मैं पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करती हूँ। फिर अगर मेरे पास सैंपल क्या है, 2 से ज्यादा हो जाते हैं, यहीं पे हमने विद इन और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स की बात की थी, हमने फॉर्मूला में भी देखा था। तो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं आपके और 2 से ज्यादा हैं तो आप वन वे अनोवा यूज करते हैं। अगर आपके सैंपल्स 2 से ज्यादा हैं और डिपेंडेंट सैंपल्स हैं तो आप रिपीटेड मेजर्स अनोवा है जो यूज करते हैं। अगर आपको कोरिलेशन चेक करना हो तो यहाँ पे पियर्समैन आपका R टेस्ट लगता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते हैं आप। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है, कैटेगोरिकल और नॉमिनल स्केल का भी यूज होगा। जब आपका 1 सैंपल होगा तो आप काइस्के टेस्ट यूज करते हैं। फिर 2 सैंपल्स के केस में भी आप काइस्के टेस्ट यूज करते हैं अगर आपके सैंपल्स इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपके सैंपल डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप मैकनेमर टेस्ट है आप इसका यूज करते हैं। मैं बार बार बोलूंगी कि इनका नाम याद कर लीजिए और कब कौन सा यूज होगा ये याद कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। फिर उसके बाद अगर सैंपल्स आपके क्या है 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में भी आप काइस्के टेस्ट यूज करते हैं, बट इंडिपेंडेंट के केस में। तो हमें एक चीज पता लगी कि 1 सैंपल हो, 2 सैंपल हो या मेनी सैंपल्स हो, इंडिपेंडेंट के केस में और 1 सैंपल के केस में हमारा जो टेस्ट यूज होगा नॉन पैरामीट्रिक के केस में वो काइस्के टेस्ट है जो होने वाला है। फिर उसके बाद देखिए, और जब हम नॉमिनल स्केल यूज कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा, जब हमें कैटेगरी में डिवाइड करना है तो हमारा काइस्के टेस्ट लगेगा। और अगर मेरे सैंपल 2 से ज्यादा हैं और वो डिपेंडेंट सैंपल्स हैं तो क्वेश्चन क्यू टेस्ट है जो मेरा यूज होने वाला है। फिर इसके बाद अगर मैं रैंक की बात करूं, ऑर्डिनल स्केल का जब मैं यूज करूंगी तो 1 सैंपल टेस्ट में तो काइस्के टेस्ट यूज होगा, बट अगर मेरे सैंपल 1 से ज्यादा हैं और वो इंडिपेंडेंट है, मतलब 2 सैंपल हैं और वो इंडिपेंडेंट है तो मैन विटनी यू टेस्ट यूज होगा। और अगर वो सैंपल क्या है डिपेंडेंट है, दोनों सैंपल्स एक दूसरे पे, तो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है जो यूज होने वाला है। अगर 2 से ज्यादा सैंपल रहेंगे और इंडिपेंडेंट सैंपल रहेंगे तो क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट यूज होगा। और अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे, 2 से ज्यादा सैंपल होंगे, फ्राइड्समैन टेस्ट है जो यूज होगा। और अगर आपको कोरिलेशन चेक करना है तो स्पियर्समैन रैंक टेस्ट है जो आपको अप्लाई करना होगा। तो ये थी कहानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, किस किस सिचुएशन में आपको वो अप्लाई करने होंगे। ये चीज है एज इट इज याद कर लीजिए और यही चीज आपको हेल्प करेगी आपके क्वेश्चंस को करने में। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैच द कॉलम में, या फिर ये पूछ लिया जा सकता है कि स्टेटमेंट वाइज कि इंडिपेंडेंट सैंपल है या डिपेंडेंट सैंपल है तो बताइए कौन सा टेस्ट यूज होगा। क्या इंडिपेंडेंट टेस्ट के केस में मुझे ये सैंपल यूज करना होगा, ये टेस्ट अप्लाई करना होगा। ट्रू और फॉल्स में आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये प्योरली आपको लर्न करने के लिए लर्न करनी पड़ेंगी, लर्न करने के बेसिस पे आप आंसर दे पाएंगे। तो आप लर्न कर लीजिएगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है कि आपको किस तरीके से इनको लर्न करना है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, तो डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में भी कवर करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझाना है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन है जो बन सकते हैं ताकि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इनकम टैक्स से। यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन लिया है मैंने हाउस रेंट अलाउंस का लिया है। काफी बार ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है
और किस तरीके से ये क्वेश्चन आगे है जो पूछा जा सकता है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि आप ये चीज बताइए कि अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस के लिए एग्जम्पशन लेनी है तो आपको क्या क्या चीजें हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको सैलरी की रिक्वायरमेंट है, यस है। क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस मैटर करता है, यस मैटर करता है। कि आप मेट्रो सिटी में है या अदर सिटीज में है। तीसरी चीज स्टैंडर्ड रेंट मैटर करती है, नो स्टैंडर्ड रेंट नहीं मैटर करती। फोर्थ चीज है हमारे पास रेंट पे क्या मैटर करता है, यस मैटर करता है, क्योंकि मुझे जो मैं रेंट पे करती हूँ जो मेरा सैलरी का 10% है उसी के बेसिस में मैं क्या करती हूँ अपना एचआरए की एक लिमिट निकालती हूँ। फिर एचआरए जितना आपको मिला है वो भी मैटर करता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है करेक्ट आंसर वो जाएगा ए बी डी एंड ई, क्योंकि मुझे सैलरी भी पता होनी चाहिए मेरी, मुझे प्लेस ऑफ रेजिडेंस पता होना चाहिए, मुझे जितना मैंने रेंट पे किया वो पता होना चाहिए और मुझे एचआरए कितना मिलता है वो पता होना चाहिए। इन बेसिस पे मैं अपना जो एचआरए एग्जम्प्ट होगा वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखते हैं कि कैसे होता है, इसकी कैलकुलेशन क्या रहती है, किस तरीके से एचआरए एग्जम्पशन हमें मिलती है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सेक्शन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैच द कॉलम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एचआरए का जो सेक्शन रहता है वो रहता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। और सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे, एचआरए में सैलरी का अलग मतलब है, डीएनएस अलाउंस में अलग मतलब रहेगा, आपको ग्रेचुटी के सेंस में अलग मतलब रहेगा। तो सैलरी के भी अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो एचआरए में जो सैलरी का मतलब है वो क्या है कि आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो, जो डीएनएस अलाउंस मिलता है वो अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूडेड है तो, और आपको जो कमीशन मिलता है एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वो 3 चीजें आपको लेनी होती है सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एचआरए कैसे एग्जम्प्ट होता है। तो आपको 3 केस होते हैं ए बी और सी, उनमें से जो सबसे लीस्ट होगा वो आपका एचआरए एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो एक चीज आती है यहाँ पे द एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो भी आपको एक्चुअल अमाउंट मिलती है वो। फिर उसके बाद देखना है आपको कितना आपने एक्चुअल रेंट पे किया और कितना आपका 10% था सैलरी का, उससे आपने कितना ज्यादा पे किया। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और उसका 10% बनता है 10,000, आपने कितना एक्सेस पे किया, एक्चुअल रेंट आप पे कर रहे हो 15,000, तो जो एक्सेस अमाउंट होगी जो 5,000 होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए सी केस क्या है, 40% ऑफ द सैलरी ऑफ योर अकोमोडेशन। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा कहीं रहते हैं तो आपका 40% एग्जम्प्ट होता है। इनके अलावा कहीं भी आप रहते हैं, ठीक है, अदर 50% आपका एग्जम्प्ट होगा अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेंगे। इनके अलावा आप कहीं भी रहेंगे तो आपका 40% जो आपने एचआरए आपको मिलता है, सैलरी का 40% जो होगा आपका एग्जम्प्ट होगा। तीनों को आप निकाल लोगे, उसमें जो मिनिमम अमाउंट होगी वो आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। याद रखेंगे कि जो मिनिमम अमाउंट है वो हमारी एग्जम्प्ट होती है। और भी कंडीशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इनसे आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बन सकता है। फर्स्ट इज आपको जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो आपके जितने टाइम पीरियड तक आपने उस घर को ऑक्युपाई किया है उस टाइम पीरियड के लिए आप लेंगे। फिर उसके बाद कोई भी एडवांस सैलरी या फिर एरियर होंगे आपको उनको कैलकुलेट नहीं करना है, उनको इंक्लूड नहीं करना है एचआरए एग्जम्पशन निकालते हुए। कोई भी अगर आपको एग्जम्पशन मिलती है, अगर आप क्या है सुनिएगा थर्ड पॉइंट ध्यान से, अगर आपके पास खुद का अपना घर है तो आपको कोई भी एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने हाउस रेंट अलाउंस पे ही नहीं, क्योंकि आपने कोई रेंट पे ही नहीं किया तो आपको हाउस रेंट के बदले में कोई भी एग्जम्पशन है जो नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनकेस आपका खुद का घर है तो क्या आपको एचआरए एग्जम्पशन मिलेगी, नो आपको नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 2022-23। तो ये चीजें थी जहां से आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है और किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आया था मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, जैसे कि हमें पता है कि काफी आने लगे हैं। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन फर्स्टली लेंदी होते हैं, सेकेंडली एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 से 4 कंसेप्ट है जो पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको करेक्ट ऑप्शन है जो इनमें से चूज करना है। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि चेन बैंकिंग इंडिकेट्स द फॉर्म ऑफ बैंक कार्टेल दैट अकर्स व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल एटलीस्ट 3 बैंक्स दैट आर इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड। तो आपको चेन बैंकिंग का मीनिंग यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, उसी की डेफिनेशन है जो यहाँ पे दी गई है। सेकंड आपको पॉइंट दिया गया है पैन नंबर से रिलेटेड कि अगर आपको कमर्शियल बैंक में 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करवानी है अमाउंट, तो आपको पैन नंबर है जो रिक्वायर्ड रहता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमें पैन के प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं कि पैन कब कब मैंडेटरी है। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, अपॉन डिटेक्शन ऑफ काउंटरफाइट नोट्स एट द काउंटर द बैंक कैन इंपाउंड द नोट एंड इशू रिसीट। अगर कोई भी काउंटरफाइट नोट आपको मिलता है तो जो बैंक है उसके पास ये पावर है, वो क्या कर सकता है, इंपाउंड कर सकता है उस नोट को और उसके रिगार्डिंग इशू कर सकता है एक रिसीट। यस बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। उसके बाद डी ऑप्शन देखिए, द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
यहाँ से क्या चीज इंपॉर्टेंट निकल के आती है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है, इज फिक्स्ड बाय नाबार्ड, क्या इसका इंटरेस्ट रेट नाबार्ड फिक्स करता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, नाबार्ड इसका इंटरेस्ट रेट नहीं फिक्स करता, जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो डिसाइड किया जाता है। फिर लास्ट बोला गया आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये प्रोहिबिट करता है the making or issuing of promissory note expressed to be payable to the bearers thereof। तो यस, ये चीज क्या है यहाँ पे सही है, बट अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में देखूं तो मेरे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे ए बी सी और ई ऑप्शंस मुझे दिए गए हों। तो क्या किया जाए, इस तरह की सिचुएशन काफी अराइज होगी आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर जो होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है वो लगाना होता है। और बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या निकल के आता है मेरे पास, ए बी और सी। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। बट आपको ये चीज भी बता दूं कि जो ई स्टेटमेंट है वो भी सही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, यहाँ पे ये चीज मेंशन है, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएंगे तो हमें ए बी सी ही है जो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी का क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना आंसर यहाँ से लगा सकते हैं। मेन मकसद यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना नहीं है, उस क्वेश्चन से न्यू क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज मुझे बताना है। तो देखिए चेन बैंकिंग आपको दिया गया है। चेन बैंकिंग क्या है, एक फॉर्म ऑफ बैंक गवर्नेंस है जो क्या करती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को जो बैंक बना उसको कंट्रोल करती है, और इसमें एटलीस्ट 3 बैंक को वो कंट्रोल करती है जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। फिर मैंडेटरी कोटिंग ऑफ पैन में आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये चीज आपको समझनी है कि यस, अगर आप सेल और परचेज करते हो मोटर व्हीकल की या व्हीकल है अदर देन 2 व्हील्ड व्हीकल्स, तो आपको पैन मैंडेटरी कोट करना होता है। अगर आपको कोई अकाउंट क्या करवाना है, ओपन करवाना है अदर देन टाइम डिपॉजिट रिटार्ड बिलो द बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, अगर सेविंग बैंक के अंदर आपको एक टाइम डिपॉजिट बैंक जो बैंक अकाउंट है वो खुलवा रहे हो, उसके अलावा अगर आपको कोई अकाउंट खुलवाना है तो आपको यहाँ पे पैन कोड करना जरूरी है। 50,000 से ज्यादा अगर आपकी एग्रीगेट अमाउंट है तो भी आपको क्या करना है, ये जो पैन है वो कोड करना होता है। तो ये कुछ हमारे प्रोविजन थे। उसके साथ साथ अब हमारी बात आई थी कि क्या आरआईडीएफ जो है हमारा, उसका इंटरेस्ट रेट नाबार्ड फिक्स करता है? नो, नाबार्ड नहीं फिक्स करता। ठीक है, ये जो बैंक रेट होता है, जो प्रिवेलिंग बैंक रेट होता है ना, उसी के ही रिगार्डिंग हमारा ये भी रेट है जो डिसाइड होता है। तो एट प्रेजेंट हमारा ये जो रेट है वो 6.5% है। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे कितना पढ़ना है। अब यहाँ पे एक चीज आई चेन बैंकिंग के रिगार्डिंग। तो अगर आपसे चेन बैंकिंग पूछा गया तो आपसे डिफरेंट टाइप्स की जो बैंकिंग है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको ये सारी बैंकिंग है ये भी पता होनी चाहिए कि ब्रांच बैंकिंग क्या है, यूनिट बैंकिंग, चेन बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग, मिक्स बैंकिंग एंड सो ऑन। अलग अलग तरह के जो बैंक है आपको उनके बारे में भी, उनकी डेफिनेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहां से अपना आइडिया लगा के उसको सॉल्व कर सके उस क्वेश्चन को। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है कि ब्रांच बैंकिंग क्या है, यूनिट बैंकिंग क्या है। पढ़ लीजिएगा इनको कि ब्रांच बैंकिंग में क्या चीज होती है, ठीक है, और यूनिट बैंकिंग में क्या चीज होती है। यूनिट जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि सिंगल, तो बहुत ही स्मॉल बैंक जो होते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं लोकल कम्युनिटी बेसिस पे, तो उनको हम यूनिट बैंक बोलते हैं। ग्रुप बैंकिंग क्या होगा कि ये क्या होगा, एक टाइप ऑफ बैंकिंग प्लान है जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, जैसे कि एम्प्लॉयज है हमारे एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के, उनको ये केटर करते हैं, उनकी ये हेल्प करते हैं, उनको अपनी बैंकिंग सर्विसेज है जो ऑफर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मिक्स बैंकिंग सिस्टम भी आता है, इसमें डिपॉजिट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दोनों के कंबाइंड फीचर रहते हैं। रिटेल बैंकिंग क्या है, रिटेल मतलब कंज्यूमर, तो इसको कंज्यूमर बैंकिंग भी बोला जाता है और पर्सनल बैंकिंग भी बोला जाता है। यहाँ पे जो सर्विसेज दी जाती हैं वो बैंक अब जनरल पब्लिक को देता है, कंपनीज को नहीं यहाँ पे सर्विसेज मिलती। ध्यान रखिएगा, जो रिटेल बैंकिंग है वहां पे कस्टमर्स जो है, जनरल पब्लिक जो है, उन्हीं को सर्विसेज मिलती है। कंपनीज, कॉर्पोरेशन और अदर बैंक्स को वो सर्विसेज है जो नहीं मिलती है, क्योंकि नाम से ही मुझे पता लग रहा है ये रिटेल बैंकिंग है। फिर उसके बाद देखिए आरबीआई का स्ट्रक्चर है, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। शेड्यूल बैंक क्या होंगे, जो आरबीआई के शेड्यूल में मेंशन है और सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, और जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो मेंशन वहां पे नहीं है। फिर उसके बाद शेड्यूल बैंक में कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक की बाइफर्केशन है। फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक हमारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स और आरआरबीज होते हैं। ऐसे इसी तरह से जो नॉन कोऑपरेटिव बैंक है, सॉरी, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और अदर कोऑपरेटिव बैंक्स में आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारे पास कितने बैंक हैं आपको ये पता होना चाहिए, एसबीआई और उसके एसोसिएट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये कुछ आपको मैंने आइडिया देने की कोशिश की है कि इस तरीके से हमारा बैंकिंग सिस्टम है जो चलता है। तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ बैंक्स क्लियर होना चाहिए था, पैन का मतलब क्लियर होना चाहिए। पैन हमारा टैक्सेशन में भी पूछा जाता है, तो इसका सेक्शन अंडर टैक्सेशन 139 है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर वो प्रोविजन जो सेम है, वो प्रोविजन तो सेम रहेंगे, तो आपको प्रोविजन है जो याद कर लेने हैं। तो आपको यहाँ पे
लिंकेज मिलेगी कि मेरे जो बैंकिंग के कुछ पॉइंट्स हैं वो टैक्सेशन में भी मुझे काम आते हैं, वहां से भी मैं अपना कंटेंट लेके यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ना है, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस में एक टॉपिक आता है हमारे पास की टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी डिटेल टॉपिक है, इसको सीखते हुए चलते हैं। आपसे दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है कि इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जब आपका लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्सन में जिसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो। कब? जब वो इवेंट हैपन होगा तब। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए चेक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इन द केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, जब आप फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है आपका उस ऑब्जेक्ट में जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो कब प्रेजेंट होना चाहिए? जब आप पॉलिसी लेते हैं तब भी, और जब वो इवेंट हैपन होता है तब भी। तो यहां से मुझे ये चीज पता लगी कि मेरी स्टेटमेंट वन जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस पर्सन की लाइफ में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जब उसकी डेथ हो रही है या फिर मैच्योरिटी हो रही है तब आपके पास वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब जब वो पर्सन है, जब वो पॉलिसी लेगा तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, तो आप उसके डिपेंडेंट बनते हैं, ठीक है। और अगर वो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाती है उस पर्सन की, तो लाइफ इंश्योरेंस से आपको वो क्लेम मिल जाएगा। तो उस टाइम पीरियड पे अब उस पर्सन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका हो या ना हो तब भी आपको क्लेम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी तो आप रिलेशनशिप में थे, बट आफ्टर सम टाइम आपका डाइवोर्स हो जाता है। एक केस लेके चल रही हूँ, तो उस टाइम पे अब डाइवोर्स हो गया तो उस पर्सन की डेथ हो गई जिसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो उसके स्पाउस को वो जो क्लेम है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये पॉलिसी ली गई थी तब वो रिलेशनशिप में थे, तब वो हस्बैंड वाइफ थे, तो तब जो वाइफ है या हस्बैंड है उनका जिस पर्सन की अपने स्पाउस के लिए जो पॉलिसी ली गई थी उनकी, तो उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। दिस इज द पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है यहीं से। सेकंड स्टेटमेंट में सही बात की गई है कि जब भी फायर इंश्योरेंस का केस होगा तो आपका दोनों समय पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉलिसी लेते हुए भी और जब इवेंट हैपन होगा तब भी। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में हमने पढ़ लिया कि जब आप पॉलिसी लेते हो तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बट जब अकरेंस ऑफ इवेंट हो तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, वो जरूरी नहीं है। फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों समय जरूरी है। मरीन इंश्योरेंस आता है हमारे पास, तो मरीन इंश्योरेंस के केस में जब आप पॉलिसी लेते हैं तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो या ना हो वो मैटर नहीं करेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब आपका वो इवेंट अकर होता है, आपको कुछ नुकसान हो रहा है और आप क्लेम चाहते हो, तो उस टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जो उस चीज में होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली है कि इस तरीके से कैसे मेरा क्वेश्चन और आगे बन सकता है। फर्दर यहीं से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे कि आपको सिचुएशन दे दी जाए कि अब इस सिचुएशन में क्या क्लेम मिलेगा। तो यस, आपको पता होना चाहिए कि अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अगर लाइफ इंश्योरेंस का केस है और अगर हैपनिंग ऑफ इवेंट पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी आपको क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस के केस में ऐसा सिनेरियो बन के आ सकता है कि एक शॉप है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस लिया हुआ था उसके ओनर ने, बट उसने इंश्योरेंस लेने के बाद उस शॉप को सेल कर दिया। उसके बाद जब सेल करने के बाद वहां पे फायर अकर होगी तो उस ओनर को उसका कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इवेंट अकर हुआ तो उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, वो उस चीज को सेल कर चुका है, उस शॉप को सेल कर चुका है, तो वो उसका ओनर भी नहीं है, तो उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका नहीं है तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस हैं बन के आ जाते हैं आज के टाइम में। अब 2022 और 21 में हमने देखा है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन है तो लेना है। तो आपको यहाँ से ये चीज अगर क्लियर होगी तो आप हर क्वेश्चन को यहाँ से जो भी बनेगा वो सोल्व कर पाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपको प्रोसेस में अरेंज करना है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको मार्केटिंग प्रोसेस बतानी है कि जब हम मार्केटिंग प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेजेस हैं जहां से गुजरना पड़ता है, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए मार्केटिंग में, ठीक है, इस तरह के काफी क्वेश्चन बनते हैं जो आपको प्रोसेस में लगाने हैं, ठीक है। प्रोसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसेस हमसे पूछी जाती है मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रोसेस वाले क्वेश्चन आपको करके जाने ही है, ठीक है। डिफरेंट जो प्रोसेसेस है मार्केटिंग में आपको सारी पढ़ के जानी है, और डिफरेंट मॉडल्स जो है वो आपको सारे पढ़ के जाने हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है, आपको मार्केटिंग प्रोसेस की स्टेजेस पूछा गया कि अरेंज कीजिए। तो आप कुछ भी जब मार्केटिंग करने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या चीज देखते हो, ये चीज देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि आप मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करेंगे, फिर है मार्केटिंग प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं,
फिर कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम है। तो आपको अरेंज करना है। तो मैं एज अ लर्नर मैं ये चीज देख पा रही हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या पता है कि जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसको करने से पहले, कुछ भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक आइडिया लेना होता है कि क्या मुझे चाहिए, मेरे कस्टमर है वो क्या चाहते हैं। मार्केटिंग में यही मतलब है ना कि आपको वो डिलीवर करना है जो आपका कस्टमर चाहता है आपसे। तो अब मार्केटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग प्रोसेस में आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या आ जाएगा, रिसर्च। अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन वाइज तो एक ही ऑप्शन से डी मेरा फर्स्ट स्टेप होने वाला है, उसी ऑप्शन से मेरा क्वेश्चन तो बन जाएगा। बट हम समझते हुए चलेंगे तो देखिए क्या प्रोसेस पूरी रहती है। सबसे पहले आप मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद आप प्लानिंग करते हैं कि हाँ मुझे पता लग गया कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, अब मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करूंगा, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज है उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। तो आप प्लानिंग करेंगे उसके बाद, तो सी ऑप्शन आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या तैयार करते हैं, अपना मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं। मैम ये अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, इसकी भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे है तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये मिक्स है किस चीज का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्लेस को, प्रमोशन इनको मिलाते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजिली सेलेबल हो, ठीक है, उसकी रीच बढ़े, हम अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकें। तो बेसिक मीनिंग मार्केटिंग मिक्स का ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, प्राइस डिफरेंट चार्ज करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर प्रमोशनल टूल्स जिसको कम्युनिकेशन बोला जाता है वो यूज करते हैं। तो उनको किस तरीके से यूज किया जाए, कहाँ पे प्राइस का ज्यादा रोल रहेगा, कहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छा करेंगे तो ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकता है, कहाँ पे आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज ज्यादा करनी है, और कहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं, साइज है प्रोडक्ट का, वो मैटर करता है। तो ये सारी चीजें आप कंपोनेंट हैं जो सारे, उनको मिला के आप अपना मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। फिर उसके बाद आपने मार्केटिंग मिक्स बना लिया, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपना जो मार्केटिंग प्रोग्राम है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं अपना प्रोडक्ट। फिर उसके बाद मार्केट में प्रोडक्ट लाने के बाद अब ये देखते हैं कि क्या मेरा प्रोडक्ट जो मैंने एक्चुअल में बनाया है वो एक्चुअल में नीड को फुलफिल कर रहा है कस्टमर्स की। तो आप कंट्रोल और इवेल्युएशन करते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम्स का। इवेल्युएशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, कंट्रोल करते हैं कि जो मैंने स्टैंडर्ड सोचा था, जो मैंने सोचा था क्या वो एक्चुअल में फुलफिल हो रहा है। तो ये हमारी मार्केटिंग की प्रोसेस है जो रहती है। आई होप आपको क्लियर होगी होगी कि किस तरीके से एक मार्केटिंग प्रोसेस में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं उनसे गुजरता है हमारा एक प्रोडक्ट। फिर आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मार्केटिंग प्रोसेस मॉडल में यही चीज है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस किया, मार्केटिंग टारगेट फिक्स किए, ठीक है, प्लानिंग की, मतलब फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मार्केटिंग मिक्स चूज करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा जो होता है कंट्रोलिंग, हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं और इवेल्युएट करते हैं अपना जो हमने प्लान किया था और जो हम एक्चुअल में दे रहे हैं क्या वो मैच कर रहा है, कोई डेविएशंस तो नहीं है, कुछ डेविएशंस आती हैं तो उनपे काम किया जाता है। फिर इसमें मार्केटिंग मिक्स में मैंने आपको बताया था कि 4 P's हैं जो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट है। तो 4 P's हमने देख लिए, बट एडिशनल 3 P's भी होते हैं। सर्विसेज के केस में हमारे पास 3 P's एडिशनल आ जाते हैं, तो हमारे पास 7 P हो जाते हैं। तो वो 3 P क्या है, फर्स्ट इज पीपल, सेकंड इज प्रोसेस एंड द थर्ड इज फिजिकल एविडेंस। तो सर्विस के केस में हमारे पास 7 P's रहते हैं। आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि 4 P's किसने दिए थे एंड 3 P's जो थे फर्दर वो किसने दिए और इनको कंबाइन किसने किया था। एंड मार्केटिंग मिक्स जो ये टर्म है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये किसने दी थी। 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, मार्केटिंग मिक्स टर्म किसने दी, मार्केटिंग मिक्स में जो 4 P's थे वो किसने दिए, एडिशनल 3 P किसने डाले थे और इनको कंबाइन किसने किया था। आई होप आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का। तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोसेस है, मार्केटिंग मिक्स की अब प्रोसेस क्या रहती है, आपको सबसे पहले अपना यूएसपी डिटरमाइन करना है कि आपका यूएसपी क्या है, आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, आप किस तरीके से दूसरों से यूनिक है। उसके बाद अपने कस्टमर को पहचानिए, कंपटीशन आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मैं उससे कैसे अच्छा परफॉर्म करूं, मैं उससे क्या एडिशनल वैल्यू है जो दूं अपने कस्टमर को। फिर अपना प्लेसमेंट ऑप्शन को एक्सेस कीजिए, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज बनाइए कि किस तरीके से आपको प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में। फिर अपना जो मार्केटिंग मिक्स है उसको रिव्यू कीजिए कि जो आपने मार्केटिंग मिक्स डिसाइड किया था क्या वो टारगेट फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। तो ये मार्केटिंग मिक्स की यहाँ पे प्रोसेस रहती है। इस क्वेश्चन से ये चीजें निकल के आई, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन जो है मेरे पास, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरीके से प्राइस मिक्स काम करता है, किस तरीके से प्रोडक्ट मिक्स काम करता है, किस तरीके से प्रमोशन मिक्स काम करता है और किस तरीके से प्लेस मिक्स काम करता है। इन्हीं के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि
अगर आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए कि वहां पे जो कस्टमर है वो उनकी इनकम क्या है, लो इनकम ग्रुप है, ठीक है, वो डेली वेज अर्नर्स हैं, तो आप किस तरीके का प्रोडक्ट है वो डिजाइन करेंगे? आप स्मॉल पैकेट्स में, स्मॉल क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट है जो प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो देके पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा आपका मार्केटिंग मिक्स है जो यूज होने वाला है। तो आपको इनकी अच्छी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स की कंप्लीट वीडियो है जो मैंने यहाँ इस चैनल पे बनाई हुई है, JRF अड्डा पे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है मिन्सी 7S फ्रेमवर्क से। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है जो काफी बार पूछा जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बना था बहुत ही इजी क्वेश्चन बना है। नाम से आपको पता लग रहा है कि मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क है, मतलब 7 तरह के यहाँ पे S बताए गए हैं, वो 7S आपसे पूछे गए थे। और यहाँ से पूछा गया था कि ये बताइए इन गिवन 5 कंपोनेंट्स में से कौन से 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो 7S फ्रेमवर्क का पार्ट बनते हैं। तो आपको ये चीज पता है, S से जो 7S है उनमें 3S होंगे, तो शेयर्ड वैल्यू, स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम, ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रोक्योरमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं आता है। और यहाँ पे जो सारे कंपोनेंट्स होंगे वो 7S फ्रेमवर्क है तो S से ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो डायरेक्टली देखते ही आंसर बन रहा था। बट क्या अगर फर्दर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यही बनेगा? कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो वो चीज समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि 7S फ्रेमवर्क है क्या। 7S फ्रेमवर्क में आपके पास 7S दिए गए हैं, जो क्या क्या है? शेयर्ड वैल्यूज, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। यहाँ पे इनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस। अब ये समझते हैं कि है क्या ये जो मैकिन्से 7S मॉडल है ना, ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन पे बेस्ड है कि किस तरीके से कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन रहता है। इसका एम यही होता है कि जैसे जैसे आपके लीडर्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, किस तरीके से आपके जो लीडर्स हैं वो भी चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो ये 7 एलिमेंट के बेसिस पे अपनी जो भी स्ट्रेटेजीज है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है इन 7S पे बेस्ड रहता है। तो ये 7S हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ है। अब मेन फोकस क्या है इसका? मेन फोकस इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस बताई कि किस तरीके से हमारे जो सॉफ्ट एस है और हार्ड एस है, इनके जो एलिमेंट्स हैं इसमें 7 एलिमेंट्स, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से एक एलिमेंट का इफेक्ट दूसरे एलिमेंट पे पड़ता है, और किस तरीके से एक एलिमेंट अगर अच्छा कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट उससे प्रभावित किस रूप में होगा, ये चीज हमें बताई जाती है। इसमें ये क्या बताता है? डोमिनो इफेक्ट बताता है कि अगर एक एलिमेंट मेरा चेंज हो रहा है तो उस दूसरे एलिमेंट में क्या चेंज आएगी, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन है वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड वे में बना रहे, ठीक है। यहाँ पे शेयर्ड वैल्यू को सबसे बीच में रखा गया है, सेंटर में रखा गया है, जो ये बताता है कि जो शेयर्ड वैल्यू है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जो भी हमारी फाउंडर वैल्यूज है उन सभी के लिए। जो बाकी के 6 हमारे एलिमेंट्स हैं उनको बांध के रखता है हमारा शेयर्ड वैल्यू वाला एलिमेंट। तो समझते हैं इसमें है क्या। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? इज द वे इन विच कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइज है, क्या चेन ऑफ कमांड है, क्या अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी का रिलेशनशिप है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको आंसरेबल है, किसके प्रति किसकी अकाउंटेबिलिटी है। ये है हमारा स्ट्रक्चर जो आपको रिलेशनशिप बताता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से किसका किसके के साथ क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमें नाम से पता है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि आप एक एक्शन प्लान ऑफ एक्शन लेके चलते हैं ताकि आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिले, कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने अच्छे हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेटेजी होती है क्या ध्यान में रख के बनाई जाती है, जो कंपनी के मिशन है, कंपनी की वैल्यूज है, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजी है जो फ्रेम करते हैं। फिर उसके बाद है सिस्टम्स। अब सिस्टम्स क्या है? सिस्टम एक हमें चीज पता है कि सिस्टम बनता कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के हमारे पास एक सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या एंटेल करता है? सिस्टम एंटेल्स द बिजनेस एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, जो वर्कफ्लोज और चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग को जोड़ता है। तो ये सिस्टम क्या है कि जो बिजनेस और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, वो एस्टेब्लिश करता है कि हमारा जो वर्कफ्लो है सारा और जो चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो कैसे एक तरीके से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद है स्किल्स। स्किल्स क्या है? आपकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं। अब आपके पास कुछ हम बोलते हैं कि इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल क्या कि बात करने का तरीका इसका अच्छा है, इसको इन्फ्लुएंस करना आता है लोगों को, ये अच्छे से परसुएट कर सकता है, अपने कस्टमर को बना सकता है, ठीक है। जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको हमारे यूजर्स के रूप में ये चीज कन्वर्ट कर सकता है, एक्टिव यूजर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो क्या है? अपने स्किल से करता है। किसी में टेक्निकल स्किल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्किल्स को किस कैटेगरी में रखा है? सॉफ्ट एस की कैटेगरी में यहाँ पे रखा हुआ है। तो स्किल्स फ्रॉम द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द कंपनी दैट एनेबल इट्स एम्प्लॉय टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो स्किल क्या काम करते हैं? एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है
उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में हेल्प करते हैं यहाँ पे स्किल्स। तो स्किल्स की ये डेफिनेशन है। फिर उसके बाद देखिए स्टाइल क्या है। एटीट्यूड ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज, जो हमारे सीनियर एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, वो उनका क्या एटीट्यूड है, किस तरीके का वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो एस्टेब्लिश करते हैं। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डिफाइन किए गए हैं, वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए जरूरी है, डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है, आप किस तरीके से काम करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस आपकी आए, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है, आप एक यूनिफॉर्मिटी से काम करें, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है जरूरी है। तो ये जो मार्केट के लीडर, जो हमारी कंपनी के लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं, सीनियर एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो चीज यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज पता लगती है कि यहाँ पे इस कंपनी का ये स्टाइल है, जो लीडर्स है, जो मैनेजमेंट लीडर्स है, वो ये स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो चीज यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद है स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या, एक कंपनी में स्टाफ क्या होगा, जो उसके सारे एम्प्लॉयज हैं, कलेक्टिवली उनको स्टाफ बोला जाएगा। तो स्टाफ क्या इन्वॉल्व करते हैं, जो हमारे टैलेंटेड मैनेजमेंट है और जो हमारा पूरा ह्यूमन रिसोर्स है, जो कंपनी के डिसीजन से हम रिलेट करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग या रिवॉर्ड सिस्टम का, वो सारे के सारे जो लोग होंगे वो स्टाफ का जो स्टाफ कंपोनेंट है उसको बनाते हैं। फिर उसके बाद है शेयर्ड वैल्यूज। अब जो मिशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं हमारे मिशन, ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज। इन्हीं के बेसिस पे तो हम अपना काम करते हैं। जो मेरा मिशन होगा, मैं उस मिशन को ही पूरा करती हूँ ना, ठीक है। मैंने कुछ विजन सोचा हुआ है, मेरे माइंड में कुछ है कि मुझे अपनी कंपनी को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, किस तरीके से मैं लेके जाऊँ, क्या मेरा मिशन रहेगा, ठीक है, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शेयर्ड वैल्यू का सभी के सभी एलिमेंट्स को बांधने में, ठीक है, और एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है उसे तैयार करने में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि 7S में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि कोई भी मॉडल होता है आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने चाहिए। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है जो बन जाता है। तो एडवांटेजेस क्या है इस मॉडल के, हमने एक चीज पढ़ी, यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, इंटरलिंक्ड है। मतलब क्या है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी कंपनी के, वो इसको क्या करता है, कोहेरेंट करता है और सिंक मैनर में बना के रखता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में सारे एलिमेंट्स। ये इसके एडवांटेज है। फिर इसके बाद सेकंड चीज क्या है, ये हमें ये पता करने में हेल्प करता है, ट्रैक करते हैं हम कि इफेक्टिवली हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे की एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, हमने 7 एलिमेंट्स डिस्कस किए, इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं इनका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज जानने में हमें हेल्प कर देता है। थर्ड एडवांटेज इसका ये है, इट इज कंसीडर्ड एज लॉन्ग स्टैंडर्ड थ्योरी। ये ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म में चीजें बताएगा, ये लॉन्ग टर्म पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये फेमस हो रहा है, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग थ्योरी बता रहे हैं। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, इस चीज को अडॉप्ट करते हैं, नहीं, ये पूरा लॉन्ग टर्म चलता है आपका। तो यहाँ पे ये इसकी एडवांटेज आती है। फिर यही एडवांटेज इसकी डिसएडवांटेज भी बन जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मॉडल है, तो आपके जो शॉर्ट टर्म आपको फ्लक्चुएशंस अगर देखनी है तो वो आप यहाँ से अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जो ये मॉडल है, हमने बात की कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन है ना, उसके रिलेटेड है, उसको देखता है कि किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से अच्छे तरीके से काम हो रहा है, क्या एलिमेंट्स है, जो की एलिमेंट्स उनमें क्या चेंज आ रहे हैं और उसकी वजह से जो इंटरकनेक्टेड बाकी एलिमेंट्स है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पे रिलाई करता है ये। तो ये चीज यहाँ पे हमारे लिए डिसएडवांटेजेस प्रूव हो जाती है, जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल फैक्टर से नहीं बल्कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से जब इन्फ्लुएंस हो रही हो, तो ये जो मॉडल है हमें काम नहीं आता, ये मॉडल हमारी उस चीज में हेल्प नहीं करता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है कि 7S फ्रेमवर्क क्या है, किसने दिया था, ठीक है, मिंक जिनसे इसका नाम है, ठीक है, मिक किन्से इसका नाम है, मिक किन्से 7S मॉडल इसको बोला जाता है। काफी अच्छा मॉडल है, ठीक है। डिफरेंट इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यूज, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हार्ड एस में और सॉफ्ट एस में क्या चीज आता है वो मैंने आपको यहाँ से दिखाया था, पिक्चर से देख लीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सॉफ्ट एस का पार्ट है, तो या फिर ऐसे बोला जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हार्ड एस का पार्ट नहीं है। तो इन चार में से अगर कोई और नहीं होगा, कोई और होगा, तो वो उसका आंसर हो जाएगा कि ये सॉफ्ट का पार्ट बनते हैं, तो ये क्या है, सॉफ्ट एस है और ये हार्ड एस है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, किसने दिया था, कहाँ पे एप्लीकेबल है, इंटरनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है या एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखता है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन के भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है।
आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज हमने डिस्कस भी की है मार्केटिंग में, जब मैंने मॉडल्स करवाए थे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स में, हमने ये चीज डिस्कस भी की है। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड, मैंने पूछा कि किसने क्या टर्म दी है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ एक ये क्वेश्चन है कि आपको ITR 1 और ITR 2 की, आपसे ई फाइलिंग की जो सीक्वेंस है प्रोसीजर की, कि किस तरीके से आप ITR 1 और ITR 2 को फाइल करते हो, वो सीक्वेंस आपसे पूछी गई है। ये क्वेश्चन 2020 में भी बना था, 2021 में भी बना था एंड अगेन 2022 में भी बना था। तो 3 साल से तो लगातार ये क्वेश्चन बनता हुआ आ रहा है, तो अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है इसी तरह से यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनने का। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। क्या आंसर आपको लगता है? आपको सीक्वेंस पूछी गई है कि आपको क्या क्या करना होगा। पहले लॉगिन दिया है, फिर रजिस्टर दिया है, वेरिफिकेशन है, डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग द रिटर्न है, और ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न है। तो आपको किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स है जो फाइल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको जो चीज करनी रहती है वो रहती है, आपको रजिस्टर होना पड़ता है ई फाइल करने, अपनी ITR को ई फाइलिंग करने के लिए। तो सबसे वेरी बेसिक स्टेप क्या है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। देन उसके बाद आप लॉग इन करते हैं और यहीं से मुझे ये चीज भी पता लग रही है कि मेरा 2 और 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होने वाला है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप यूटिलिटी और फॉर्म डाउनलोड करते हैं एंड ऑल्सो आप अपनी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं लॉगिन करने के बाद। उसके बाद आप ई फाइल करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की एंड लास्टली आप उसको वेरीफाई करते हैं। तो आपकी सीक्वेंस बन जाती है BADE&C। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो होने वाला है। यहां से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ITR 1 और ITR 2 क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ITR 1 क्या है? सहज। ITR 1 को हम सहज के नाम से जानते हैं, तो पेपर में अगर सहज आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ITR 1 की बात की गई है। इसी तरीके से ITR 4 का भी एक नाम है, उसका नाम है सुगम। अगर ITR 4 की बात की जाए तो आपको सुगम नाम है जो याद रखना है। आपके लिए मैं एक कटिंग लेके आई हूं यहाँ पे, जहां पे ITR 1 फॉर्म, ITR 2 फॉर्म, ITR 3 फॉर्म और ITR 4 फॉर्म की बात यहाँ पे की गई है। ITR 1 फॉर्म किस किस के लिए है? जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एनुअल इनकम की अगर मैं बात करूं वो 50 लाख से कम है, ठीक है, और उनकी इनकम कहां से होती है? सैलरी से, वन हाउस प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर इनकम से जो इनकम है वो 5000 से कम है, और अदर सोर्सेज से जो उनकी इनकम होती है वो ITR 1 फॉर्म है वो फाइल करते हैं। ITR 2 फॉर्म किसके लिए है? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और इनकी इनकम कहां से होती है? सैलरी से, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, अदर सोर्सेज से इनकम है, या फॉरेन एसेट से उनकी कोई इनकम है। तो आप देख सकते हैं ITR 1 और ITR 2 एकदम अपोजिट है। फिर उसके बाद है ITR 3। ITR 3 में क्या होगा कि आपको इंडिविजुअल और HUF है आप, ठीक है, और आपकी इनकम कहां कहां से होती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन से, पार्टनरशिप फर्म में इनकम हो रही है, या सभी सोर्सेज ऑफ इनकम है इंक्लूडिंग स्पेक्युलेटिव इनकम। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पेक्युलेटिव इनकम भी जब आपकी हो रही है तो आपको ITR 3 फॉर्म है जो फाइल करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। देन इज ITR 4 जिसको हम सुगम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है या HUF है, दोनों ही, जिनकी इनकम क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम होती है बट लेस देन 50 lakhs है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वन हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज से जिनकी इनकम होती है, तो उनको ITR फॉर्म है जो वो फाइल करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए। तो दीज आर द फॉर्म। यहां से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो एक्सम्पशन होंगी वो क्या होगी? जो ITR 1 है वहां पे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, ठीक है, जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड दिस इज आस्क्ड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहां से आता है? इफ एन एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर इनकम उस केस में क्या होगी? हमारे पास 4 केसेस हैं जहां पे आपकी जो इनकम है उसमें उसको बाइफरकेट किया गया है एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, मतलब कि बिजनेस इनकम में। तो आपको प्रोपोर्शन दिया गया है, तो वहीं से आपके पास क्वेश्चन आया कि अगर आप ग्रो करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं टी को, तो मुझे ये बताइए कि कितना % इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी और कितना % इनकम आपकी बिजनेस इनकम होगी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पूछा गया है टी के केस में, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे 25% इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी, 40% होगी, 60% होगी, या 75% होगी। टी के केस में आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो 60% होती है एंड बिजनेस इनकम आपकी 40% रहती है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा।
और ये जो टॉपिक है ये कहाँ से आता है, आपके पास डिफरेंट रूल्स में ये चीज डिफाइन है कि आप इनकम टैक्स का कौन सा रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो रूल 7A, रूल 7B1, रूल 7B1A एंड रूल 8, यहाँ पे आपके 4 रूल हैं। और यहाँ पे जो टी की मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया में टी मैन्युफैक्चर होती है, उससे अगर आप उसकी सेल से इनकम आप कमाते हो, तो रूल 8 में ये डिफाइंड है कि 60% ऑफ सच इनकम विल बी इंक्लूडेड एज एग्रीकल्चर इनकम and 40% of such income will be calculated as business income, okay, or non agriculture income you can say। तो यहाँ पे आपको चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। तो आप याद कर लीजिए, रूल 7A में अगर आप इनकम कोई भी कमाते हैं, किससे, ग्रो करके या मैन्युफैक्चर करके रबर को, तो रबर के साथ जब आपकी इनकम होती है तो 65% ऑफ सच इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम एंड 35% ऑफ सच इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इन केस ऑफ कॉफी, कॉफी के 2 केसेस हैं। एक केस है जहां पे आप ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो कॉफी को सिर्फ, ये रूल 7B क्लोज 1 में बताया गया है। यहाँ पे क्या है कि आप अगर ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो कॉफी को इंडिया में, उससे आप इनकम डिराइव करते हो, सेल करते हो उसकी, तो 75% ऑफ सच इनकम विल बी एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% ऑफ सच इनकम विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और इन केस आप कॉफी को क्या करते हो, ग्रो भी कर रहे हो, क्योर भी कर रहे हो, क्योर्ड भी है, रोस्टेड भी है और ग्राउंडेड भी है इंडिया में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन के साथ साथ आप काफी और ऑपरेशन करते हो, तो एग्रीकल्चर इनकम का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 60%, और आपका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का प्रोपोर्शन है वो 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉफी और टी के केस में जब आपकी कॉफी ग्रोन है, क्योर्ड है, रोस्टेड है एंड ग्राउंडेड है इन इंडिया, उस केस में, और टी मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोन इन इंडिया के केस में आपका जो प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से ये चीज बताती हूँ। अगर आपने क्या किया है, क्या किया, टी को ग्रो किया और मैन्युफैक्चर किया और उसको सेल किया और आपने 5 लाख की इनकम कमाई, तो उससे क्या होगा, आपका 60% है जो 5 लाख का वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, ठीक है। 3 लाख क्या होगा आपका एग्रीकल्चर इनकम और 2 लाख क्या हो जाएगा आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज आपको समझ आई है, और इसको ही मैंने और भी ज्यादा डिटेल में कवर करवाया है अपने मैराथन सेशन में, और पार्शियल इंटीग्रेशन का भी जो टॉपिक है मैंने वहां करवाया है। अगर आप देखना चाहते हो और अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर से उस टॉपिक को देख लीजिए, जरूर से उस मैराथन का देख लीजिए। मैंने वहां पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो टॉपिक्स हैं और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बन सकते हैं, उसमें से ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको करवाया, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ए इज एंटाइटल्ड टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एट द रेट ऑफ ₹80 पर मंथ, कि एक पर्सन है ए, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है कितना, 80 रुपए प्रति महीना पर चाइल्ड, एक चाइल्ड के लिए 80 रुपए मिल रहे हैं प्रति महीना। फॉर 3 चिल्ड्रन इट अमाउंट्स टू 240, वो बोल रहे हैं कि उनके 3 चिल्ड्रन है तो उनका 240 पर मंथ हो गया, ठीक है। इट विल बी एग्जम्प्टेड टू द एक्सटेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कितना एग्जम्पशन होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि कितना एग्जम्पशन होगा। क्या उनके पास 200 रुपए उनके एग्जम्पशन होगी, उनको 200 की छूट मिलेगी, 160 रुपए की छूट मिलेगी, 240 रुपए की छूट मिलेगी, या 300 रुपए की छूट मिलेगी। यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन डाउट मैं बोलूंगी, सभी के माइंड में आ रहा है, बट आज उसको वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही बारीकी से समझने वाला ये क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 160 पर मंथ। क्योंकि आपको ये चीज क्या होती है, ये चीज डिफाइन की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, exemption does not depend upon actual expenditure incurred by the employer। ये चीज को हम समझते हैं कि यहाँ पे जितना अमाउंट दिया गया है वो ही exempted होगा। बट एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ पे आपको दिया गया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो 100 रुपए पर चाइल्ड होता है, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसका आंसर 200 होना चाहिए, 200 नहीं होगा इसका आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 160। समझते हैं कैसे। यहाँ पे इसने बोला कि आपको 80 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है, ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन के लिए डिडक्टेबल है, ये चीज मुझे क्लियर है कि 2 चिल्ड्रन के लिए ही डिडक्टेबल होगा। तो मुझे कितना डिडक्ट करना है, मुझे 160 डिडक्ट होगा, मुझे 160 की एग्जम्पशन मिलेगी। और आप बोल रहे हो कि नहीं मैम 100 रुपए पर चाइल्ड होता है, तो 200 रुपए की एग्जम्पशन है जो मिलनी चाहिए। ध्यान से पढ़िए ये क्या चीज है। Exemption does not depends upon actual expenditure। आप कितना एक्सपेंडिचर करते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप 100 रुपए पर मंथ
पर चाइल्ड एग्जम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। बट क्या क्वेश्चन में एग्जम्पशन एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे बोला गया? क्वेश्चन बोल रहा है आपको अब एंटाइटल्ड ही सिर्फ 80 रुपए पर मंथ के लिए हो, आपको मिल ही 80 रुपए पर मंथ रहे हैं, तो आप कैसे 100 की एग्जम्पशन है जो ले सकते हो? 100 की एग्जम्पशन तब होगी अगर आपको कितने भी मिल रहे हो, आप एक्सपेंडिचर कितना भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 110 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलता, तो आप 80 रुपए का एक्सपेंडिचर करते तो आपको 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिल जाता। बट यहाँ पे आपको मिल ही 80 रुपए रहा है, तो जितना आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आप एग्जम्पशन नहीं ले सकते हो। डिडक्शन एग्जम्पशन किसके लिए है? एग्जम्पशन है एक्सपेंडिचर के लिए। यहाँ पे बात एक्सपेंडिचर की हो ही नहीं रही है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द डिस्टिंक्शन। लॉ है, टेक्स्ट है, इनको आप इंटरप्रेट कैसे करते हो वो बहुत मायने रखता है। बहुत ही बारीक ये चीजें हैं जो आपको डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग आपसे ये चीज बोली गई है कि आपको 100 रुपए की एग्जम्पशन मिलती है, बट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि आप एंटाइटल्ड ही 80 रुपए के लिए हो, आपको मिलेंगे ही 80 रुपए, तो आप एक्सपेंडिचर चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, आपको 80 का ही डिडक्शन है, एग्जम्पशन है जो मिलने वाला है। तो एग्जम्पशन कितना होगा? 160 रुपए। आई होप अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इन केस आप ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास 7 स्पेशल केसेस हैं जहां पे आप कितना भी एक्सपेंडिचर करें, एग्जम्पशन कितना होगा? जितना आपको मिल रहा है, जितने के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, या फिर जितना यहाँ पे अमाउंट है जो मेंशन की हुई है। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ये नहीं बात कर रहा कि आपको कितना भी मिले आपको 100 रुपए ही एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं। ये चीज हमने खुद से बना ली और उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आंसर 200 होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर 200 नहीं होगा, यहाँ पे आंसर 160 ही होगा। आई होप अब आपका ये डाउट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है और आप अब आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको गलत नहीं करेंगे। बाकी और केसेस भी देख लीजिए। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है जहां पे आपको 200 रुपए पर मंथ की एग्जम्पशन मिलती है। अलाउंस है वो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, तो उसके लिए आपको क्या मिलता है? जितना आपको अलाउंस मिल रहा है उसका 70% या फिर 10,000 जो इनमें से कम होगा वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। थर्ड केस हमने पढ़ लिया है चिल्ड्रन एजुकेशन का। अब हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी होता है कि अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो आपको 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड के लिए क्या मिलती है? एग्जम्पशन मिलती है। तो यहाँ पे 300 रुपए तक की आपको एग्जम्पशन मिलती है, पर याद रखेंगे मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड है। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में आपको 3200 रुपए पर मंथ की एग्जम्पशन है जो मिल जाती है। किसके लिए? ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय अगर होगा, ठीक है, या फिर वो डेफ या डम होगा, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज की उसकी डिसेबिलिटीज होंगी, तो इस केस में आपको 3200 रुपए पर मंथ की क्या है? एग्जम्पशन मिल जाएगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या है? अंडरग्राउंड अलाउंस वुड बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन अनकोजेनियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। जो ऐसे लोग हैं जो माइंस में काम करते हैं, अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, तो उन सभी के लिए, जो अननेचुरल क्लाइमेट में काम करते हैं, उन सभी के लिए आपको जो एग्जम्पशन मिलती है वो मिलती है रुपए 800 की पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ 800 रुपीज की आपको क्या मिल जाती है? यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाती है। और काउंटर इन सर्जरी अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म्ड फोर्सेज में है, जो सेना में है हमारे जवान, उनके लिए आपको एग्जम्पशन मिलती है 3900 पर मंथ। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनते हैं। एक क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाएगा कि गिवन अलाउंस है आपके पास, आपको इतना अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, जैसे अब मैं चिल्ड्रन वाले केस में ही बताती हूँ, जैसे 240 का आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पे अलाउंस मिल रहा था पर मंथ, क्योंकि 3 चिल्ड्रन के लिए आपको 80-80 रुपए मिल रहे थे, तो 3 into 80 is 240। आपको ये पता है कि एग्जम्पशन कितना होगा, तो क्या करेंगे आप? एग्जम्पशन माइनस करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये एक सिनेरियो है, टैक्सेबल अलाउंस कितना होगा, तो आप एग्जम्पशन निकालिए, क्योंकि एग्जम्पशन आपको यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से आप एग्जम्पशन निकाल सकते हैं। एग्जम्पशन माइनस करो, कितनी होगी? 80 into 2, क्योंकि यहाँ पे 80 रुपीज उनको मिल रहे थे, 2 चिल्ड्रन के लिए वो क्या है? वो है एग्जम्प्टेड है, तो यहाँ पे 160 पर मंथ यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि वो कितना टैक्सेबल है, टैक्सेबल एनुअली, तो कितना एनुअली टैक्सेबल होगा? मुझे ये पता है 80 पर मंथ होगा, तो 80 into 12 मुझे कंप्लीट ईयर का निकालना है, तो 960 रुपीज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे एक और एडिशनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आपको क्या है, 2 चिल्ड्रन के लिए ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है,
हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में भी 2 चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। एक ऐसा केस बताएंगे, एक ऐसी एग्जम्पशन बताएंगे जहां पे आपके जो चिल्ड्रन वाली जो लिमिटेशन है वो नहीं है। आप अगर आपके पास 5 चिल्ड्रन है, 6 चिल्ड्रन है, 10 चिल्ड्रन है, जितने भी चिल्ड्रन है, या आपके पास 2 चिल्ड्रन है, तो आपको सभी के सभी के लिए क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। मुझे विद सेक्शन आप बताएंगे और उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे जरूर से। न्यू टॉपिक है जो सिखाने वाली हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ये टॉपिक कैसा है, ऐसा टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, जो मोस्टली हर बार रिपीट भी होता है, ठीक है। हर बार हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाता है। तो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या? देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी काफी तरह के मॉडल्स हैं, काफी तरह की मैट्रिक्सेस हैं जो करवाई हैं, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज एक न्यू मैट्रिक्स आपके सामने लेके आई हूँ जिसका नाम है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ये एंड्स ऑफ मैट्रिक्स क्या काम आती है? ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में काम आती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, उसमें हम ये चीज पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें ये आपको हेल्प क्या करती है? ये आपको हेल्प करती है मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को ये डिसीजन लेने में कि आपके बिजनेस की ग्रोथ किस तरह से हो रही है और आप कैसे अपने बिजनेस में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करके कैसे आप बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें, कुछ अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जहां पे आपको लगता है कि रिस्क हो सकता है, उन चीजों को आप देख सकते हो और उसके बेसिस पे अपना जो डिसीजन है वो बना सकते हो। ये जो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स है ये दिया किसने था? ये रशियन अमेरिकन आइगोर एंड्सोफ जी ने दिया था और उन्हीं के नाम पे ये मैट्रिक्स है जो हमने इनका नाम रख दिया था एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मॉडल है ये हेल्प करता है मार्केटर्स को कि वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सके और अपने रिवेन्यू को बढ़ा सके। कैसे? अपने बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करके, न्यू मार्केट्स में एंटर करके, और अगर उनको लगता है कि अगर मेरी जो मार्केट है वो भी मैं न्यू ले लूं और एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दूं जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उससे मैं कैसे अपने रिवेन्यू है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। तो आप न्यू मार्केट में भी एंटर होते हैं, न्यू प्रोडक्ट के साथ एंटर होते हैं, कभी कभी आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ आप न्यू मार्केट में एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स में 4 केसेस आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने डिसीजन है जो ले सकते हैं। इस मैट्रिक्स का एक और नाम है प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, और कभी कभी क्वेश्चन हमारा एंड्स ऑफ मैट्रिक्स ना आके प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स के नाम से आ जाता है, तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये मैट्रिक्स बनती है। तो आप ये चीज देखिए, आपके पास एग्जिस्टिंग मार्केट रहेगी और न्यू मार्केट रहेगी, और प्रोडक्ट भी आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहेगा या न्यू प्रोडक्ट रहेगा। इन 4 केसेस में आपके पास 4 डिफरेंट बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं। फर्स्ट क्या चीज है, अगर आपकी मार्केट भी एग्जिस्टिंग है और आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट को पेनिट्रेट करेंगे। इट मीन्स कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ अपनी जो मार्केट है उसका शेयर है बढ़ाएंगे, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहेंगे। फिर उसके बाद आता है मार्केट डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि आपका प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग है बट आपके पास आप क्या कर रहे हो, न्यू मार्केट में एंटर हो रहे हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। दैट इज मार्केट डेवलपमेंट, कि आप मार्केट को खोज रहे हो, मार्केट को डेवलप कर रहे हो। फिर आता है थर्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, आपका न्यू है प्रोडक्ट बट आपकी मार्केट एग्जिस्टिंग है, तो आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लेके आते हो। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो। फिर फोर्थ एंड द मोस्ट रिस्कीएस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपकी मार्केट भी न्यू है, आपका प्रोडक्ट भी न्यू है। न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके आना, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। कि जो आप अभी तक चला रहे हो अपने प्रोडक्ट, उनको छोड़ के कोई और प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। जिस मार्केट पे आप हो, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, उस मार्केट के अलावा अलग मार्केट में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे होती है डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, आइगोर एंड्सोफ ने दिया था 1957 में दिया था, ईयर भी इसका याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये क्या हेल्प करता है मार्केटर और एग्जीक्यूटिव को कि अपना वो रिस्क क्या इनहेरेंट है उसका, ग्रोइंग, अपने बिजनेस को ग्रो करने में जो रिस्क एसोसिएटेड है, जो इनहेरेंट रिस्क है, उसको समझने में ये हेल्प करती है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, तो ये लाइन बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। मार्केट में हमें क्या पता लगता है कि हम जब अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो हम अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह से हमारी मार्केट है वो काम कर रही है, क्या क्या हमें रिस्क यहाँ पे हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो हमें मिल सकती है। तो याद रखिएगा ये लाइन को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपकी मार्केट आप डेवलप करते हो, आप मार्केट को पेनिट्रेट करते हो, डाइवर्सिफिकेशन करते हो या प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। तो इसमें क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हो, यहाँ से समझिएगा। मार्केट पेनिट्रेशन में आप क्या करते हैं, आप मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हो, मतलब मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो। तो इसमें क्या करते हो, आप सेल्स को ज्यादा करते हो। आपका फोकस क्या रहता है कि मुझे इंक्रीज करनी है अपनी सेल्स, सेल्स के थ्रू रिवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, रिवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, मेरे प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे।
दूसरा आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि जब आप क्या करते हो, आपकी मार्केट तो एग्जिस्टिंग है बट प्रोडक्ट न्यू है, तो आप एक न्यू प्रोडक्ट को लेके आते हो मार्केट में, ताकि आपका जो न्यू प्रोडक्ट है वो अच्छे से काम कर सके। और आपकी मार्केट एग्जिस्टिंग है, आपको पता है कि मेरी ये मार्केट है और इस मार्केट में मेरा ये प्रोडक्ट चल सकता है, तो आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो। फिर होता है मार्केट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अब आपने अपनी मार्केट को अच्छे से देख लिया, पेनिट्रेट कर लिया, अब आगे क्या, आगे आप ट्राई करते हो कि इस प्रोडक्ट को और मार्केट में लेके जाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा था, सिर्फ एडल्ट्स को केटर कर रहा था। फिर अपने आपने देखा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसको मैं ओल्डर पीपल तक भी प्रोवाइड करवाऊं, इसको मैं चिल्ड्रन सेक्शन तक या एडोलसेंट जो चाइल्ड है उन तक प्रोवाइड करवाऊं, उनको भी प्रोवाइड करवाऊं। तो आप एक मार्केट भी न्यू अब क्या करते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए ही एक न्यू मार्केट है उसमें एंटर करते हैं। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या करते हो, आप एक न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए पे फोकस करते हो, एक प्रोडक्ट भी आप न्यू लेके आते हो कि जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अब आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से मार्केट में पेनिट्रेशन भी कर लिया अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से न्यू मार्केट में भी एंटर हो चुके हो, न्यू प्रोडक्ट से एग्जिस्टिंग मार्केट में भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हो एग्जिस्टिंग मार्केट में। अब आगे क्या, आगे क्या होता है, एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि अब आप मार्केट भी न्यू ढूंढिए और अब आप अपना प्रोडक्ट भी न्यू लेके आइए। एक न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके आएंगे, डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलती है। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट कौन सा है और सबसे कम रिस्कीएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट रिस्कीएस्ट एंड लेस रिस्की? आपको ये चीजें कमेंट सेक्शन में बतानी है, आई होप आप कमेंट करेंगे पक्का से। चलिए फिर आगे चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के फर्दर टू पार्ट्स है, वन इज रिलेटेड एंड द सेकंड इज अनरिलेटेड। रिलेटेड मीन्स कि आप न्यू प्रोडक्ट तो ला रहे हो, न्यू मार्केट में भी एंटर हो रहे हो, बट आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है ना न्यू, वो आपके पुराने प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड था, तो वो होता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। फिर होता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो न्यू प्रोडक्ट आप लेके आते हो मार्केट में, वो आपके पुराने प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है, कॉन्ग्लोमरेट है, बिल्कुल अलग है, उसका बिल्कुल भी कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। जो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें से कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एकदम से अलग है। तो यहाँ पे ये चीज आती है कि डाइवर्सिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड। तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में मुझे साइनर्जी का बेनिफिट मिल जाता है, बट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में मुझे साइनर्जी बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो जाता है तो लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि यहाँ पे डायग्राम के थ्रू क्या बताया गया है कि आप मार्केट को डेवलप कैसे करते हैं। आप न्यू वर्टिकल्स देखते हैं, पोटेंशियल सेल्स देखते हैं यहाँ पे कि आप किस तरीके से अपनी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। न्यू ज्योग्राफीज में आप एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले नॉर्थ रीजन में दे रहे थे, अब आप नॉर्थ के साथ ईस्ट रीजन में भी अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यू पर्सन के साथ आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप मिलते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, न्यू मार्केट में आप एंटर करते हैं। तो मार्केट डेवलपमेंट में ये कुछ चीजें हैं जो आप करते हैं। फिर मार्केट पेनिट्रेशन में आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हो, अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हो, जैसा कि मैंने बताया, तो आप न्यू कस्टमर्स ढूंढते हो, ठीक है। अब रिन्यूअल वॉल्यूम्स हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थी वो बढ़ाते हो। अब आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर वीकली परचेज करता था, अब आप ट्राई करोगे कि वो क्या करे, ऑल्टरनेट डेज पे परचेज करना स्टार्ट कर सके। मतलब अगर मेरे कस्टमर वही है जो आपसे पहले से परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, बट फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाने की कोशिश करते हो। फिर उसमें आप क्या करते हो, आपके एक्टिव यूजर्स जो हैं, डेली एक्टिव यूजर्स हैं, उनको बढ़ाने की बात करते हो। तो ये भी मार्केट पेनिट्रेशन में आता है। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। जब आप एक न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो आप एक न्यू प्रोडक्ट रोडमैप तैयार करते हैं, अमलगमेशन करते हैं प्रोडक्ट के ग्रुप्स का, एक्वायर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं न्यू प्रोडक्ट को, एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है आपके डिफरेंट तरीके से। आप वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। ऑल्टरनेट लाइन ऑफ रिवेन्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका जो बिजनेस था वो शूज मैन्युफैक्चरिंग का था, अब आपने क्या किया, एफएमसीजी के लिए भी आपने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है, एफएमसीजी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो। तो ये क्या है, बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं, अनरिलेटेड है, ऑल्टरनेट लाइंस है रिवेन्यू की, एक अलग चीज है, एक अलग चीज है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करते हुए चलते हैं। हाँ जी, तो कैसा लगा ये सेशन? आई होप इस सेशन से आपने बहुत कुछ अच्छी चीजें और नई चीजें सीखी होंगी। ये पर्टिकुलर सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सभी पीवाईक्यूज को मैंने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करवाया विद कंसेप्ट, सो दैट यहाँ से जो भी नए क्वेश्चन बनेंगे वो आप हर तरीके से उसको सॉल्व कर सको। तो ऐसे ही सेशन आपके लिए ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं,
लास्ट मंथ भी मैंने एक मैराथन ली थी इसी तरीके से, एंड हमने अकाउंटिंग की मैराथन भी ली हुई है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग चीजें आपके लिए हैं इस चैनल पे। चैनल को विजिट करो, अच्छे तरीके से देखिए, यूनिट वाइज आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सो दैट आप पर्टिकुलर यूनिट का जो भी टॉपिक आपको कवर करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो आप अच्छे तरीके से कर सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।